मदद नहीं करेंगे? बस ऐसे ही देखते रहेंगे? टायसन ने उससे पूछा। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम जा। आर्यन अभी बोल ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से बर्फीली मकड़ी की गुर्राने की आवाज आती है, जो तेजी से उसी के पास आ रही थी। पास आते ही उस बर्फीली मकड़ी ने अपने पैरों से आर्यन पर अटैक किया, लेकिन आर्यन उसको डोज कर देता है। अपना वार खाली जाता देख उस मकड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी पैरों से उस पर वार करने लगती है। दूसरी तरफ जिया के पास भी एक बर्फीली मकड़ी आ चुकी थी, जिसे देखते ही उसने अपनी नाइटिंगेल बर्ड सॉल की मदद से अटैक करा, लेकिन उस अटैक से बर्फीली मकड़ी पर कुछ असर नहीं हुआ और वो गुस्से में आकर अपने पैरों से जिया पर वार करने लगती हैं, जिनसे जिया बड़ी मुश्किल से बच रही थी। अब लगता है हालात थोड़े बिगड़ने लगे हैं, मुझे चलकर राघव की मदद करनी चाहिए, वो मेरे काम का बंदा है। तनीस ने अपना चाइनीज पंखा हिलाते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। फिर वो सख्त चेहरा कर अपने सैनिकों की ओर मुड़ा। सैनिकों, चलो, हमें राघव की मदद करनी होगी। ठीक है मास्टर, सभी सैनिकों ने एक साथ कहा। फिर वो सभी मिलकर राघव के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्यन, जिया, राघव और उनके सारे सैनिकों को अनगिनत बर्फीली मकड़ियों ने घेर लिया था और वो सभी की सभी अपने अपने मुंह से एक बैंगनी रंग का धुआं छोड़ रही थी। चारों तरफ गहरा बैंगनी रंग का धुआं ही धुआं हो गया था। इतना ही नहीं, जो सैनिक राघव के साथ आए थे, गहरे बैंगनी धुएं की वजह से उनकी आंखें चकराने लगी थी। उनकी आंखें इस वक्त गोल गोल घूमने लगी थी, जैसे वो किसी भ्रम में हो। फिर वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वो बैंगनी रंग का धुआं तनीस और उसके आदमियों तक भी पहुंच गया था, जिससे बचकर पीछे हटते हुए उसने कहा, ये क्या बला है? आखिर यह धुआं कहां से रहा है? ये एक जहरीला भ्रम कोहरा है जिसे वो बर्फीली मकड़ियां छोड़ रही हैं। आर्यन जहां खड़ा था वहीं पैरों को मोड़ बैठ जाता है। जिया, ध्यान से, बिल्कुल भी सांस लेकर इसे अंदर मत खींचना, वरना तुम्हारी सॉल बेकाबू हो जाएगी। फिर तुम किसी पागल की तरह बर्ताव करोगी जो होश में नहीं रहता, आर्यन ने जिया को समझाते हुए कहा। आर्यन की बात समझते हुए जिया तुरंत अपनी नाक बंद कर लेती हैं। क्या जहरीला भ्रम कोहरा? तनीस भी अपनी नाक बंद करते हुए हैरान दिख रहा था। वहां चारों तरफ 1000 फुट के दायरे में जहरीला भ्रम कोहरा फैल गया था, जिसकी चपेट में सब आ रखे थे। सभी ने अपनी अपनी नाक बंद कर रखी थी, मगर राघव को देख लग रहा था जैसे उस जहरीले भ्रम कोहरे का उस पर कम असर हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि राघव की शक्तियां फायर फेदर और नाइटिंगेल बर्ड के फ्यूजन से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। उसकी शक्तियां लगभग हेवनली रियल्म तक पहुंच चुकी थीं। वो बस आधा कदम दूर था हेवनली रियल्म में पहुंचने से। लेकिन तभी राघव पर पीछे से एक बर्फीली मकड़ी अटैक कर देती है, जिसे देख जिया जोर से चिल्लाती है, बड़े भाई, बचकर, अपने पीछे देखो। जिया की आवाज सुन राघव ने जल्दी से बिना पीछे मुड़े ही कहा, फेदर शील्ड। तुरंत उसके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है। अगले ही पल बर्फीली मकड़ी का एक नुकीला पैर उस शील्ड से आ टकराता है, जिसके टकराते ही उस फेदर शील्ड में दरारें पड़ने लगती हैं और वो दरारें बढ़ते हुए पूरी शील्ड पर फैल जाती हैं और देखते ही देखते वो फेदर शील्ड चकनाचूर होकर टुकड़ों में बदल जाती हैं। क्या राघव बच पाएगा बर्फीली मकड़ी के वार से, या फिर वो आज यही दिव्य बगीचे में अपनी जान गंवा बैठेगा? आखिर आगे और कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है इस दिव्य पहाड़ी के सफर में? जैसे ही राघव की फेदर शील्ड चकनाचूर होकर टुकड़ों में बदली, एक नुकीला पैर उसकी बाह को चीरता हुआ निकल गया। बर्फीली मकड़ी फिर भी नहीं रुकी, उसने फिर से एक और वार किया। उस वार से राघव उड़ता हुआ पीछे जाकर एक चट्टान से जा टकराया। उस चट्टान से टकराते ही उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगीं। बर्फीली मकड़ी के वार से राघव गंभीर रूप से घायल हो गया था, अब वो उठने की हालत में भी नहीं रहा। एक बार फिर से बर्फीली मकड़ी ने अपने मुंह से कुछ फेंकते हुए उस पर वार किया। यह एक बर्फीला जाल था, जो एक आम मकड़ी के जाल से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और लचीला था। ऊपर से उसमें बर्फीली मकड़ी की बर्फीली शक्तियां भी मिली हुई थी, जिसमें एक हेवनली रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट भी आसानी से फंस जाए। राघव बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो लगभग बेहोश होने ही वाला था, जिस वजह से वो बर्फीले जाल से बच नहीं पाया और उसमें फंस गया।
दूसरी तरफ राघव के सभी सैनिक एक बर्फीली मकड़ी के वार से बर्फ के पुतले में बदल गए। अपने बड़े भाई को बर्फीले जाल में फंसता देख जिया तुरंत उसके पास आ जाती हैं और नाइटिंगेल बर्ड सॉल की मदद से उसे जान से मारने आ रही बर्फीली मकड़ी को भाप में बदल देती हैं। अपनी साथी मकड़ी को मरता देख और भी ज्यादा तादाद में बर्फीली मकड़ियां जिया के पास आ जाती हैं और उस पर चारों तरफ से हमला करने लगती हैं। इतनी सारी मकड़ियों के वार से वो बाल बाल बच रही थीं। बेवकूफ तनीस, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन बर्फीली मकड़ियों को मारने में मेरी मदद करो। जिया ने उन मकड़ियों के वार से बचते हुए खुद से कुछ दूरी पर खड़े तनीस से लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता, वहाँ जहरीला भ्रम कोहरा है। तनीस उन मकड़ियों को देख घबरा रहा था। मैं जिया की मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो बर्फ से जमे राघव के सैनिकों को एक नजर देखता है। लेकिन मैं बस हेल रियन का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, केवल एक दो बर्फीली मकड़ियों को मार पाऊंगा और यहाँ तो लगभग 20 बर्फीली मकड़ियाँ हैं जो मुझे भी इन सैनिकों की तरह भ्रम के जाल में फंसाकर बर्फ में जमा देंगी। तभी उसकी तरफ भी एक बर्फीली मकड़ी बढ़ने लगती है, जिसे देख वो डर से थर थर कांपने लगता है। बेवकूफों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और भागो यहाँ से, वो अपने सैनिकों पर चिल्लाया। अब तक इन बर्फीली मकड़ियों ने एक प्राचीन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ 1000 फुट के दायरे में एक मजबूत फॉर्मेशन बन चुकी थी। जिया, तनीस, राघव और उन सभी के सैनिक इस फॉर्मेशन के अंदर ही थे। लेकिन आर्यन एक बर्फीली मकड़ी से लड़ते हुए उन लोगों से काफी दूर आ गया था, जिस वजह से वो इस फॉर्मेशन के दायरे से बाहर था। तनीस अपने सैनिकों के साथ भागते हुए फॉर्मेशन के किनारे पर पहुंच गया था, जहां पहले से ही दूसरे किसी क्लान के 3 योद्धा वहां से बाहर निकलने के लिए फॉर्मेशन में हॉल करने की कोशिश कर रहे थे। यह तीनों योद्धा वहां छिपे हुए थे, लेकिन फॉर्मेशन बनने की वजह से वो भी इसी में फंस गए थे। जल्दी से तुम लोग भी इनकी मदद करो, अगर जरूरत पड़े तो अपनी ब्लड लाइन की शक्तियां भी यूज कर लेना। तनीस ने जल्दबाजी करते हुए अपने सैनिकों से कहा। वो किसी भी हालत में वहां रुकना नहीं चाहता था। तनीस को अपने आदमियों के साथ भागता देख जिया जोर से चिल्लाती है, डरपोक, बुज्जिल कहीं के। लेकिन तभी 5-6 बर्फीली मकड़ियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और वो सभी मकड़ियां चारों तरफ से उस पर बर्फीली धुंध छोड़ने लगती हैं। उस बर्फीली धुंध के टकराते ही जिया भी एक बर्फीले पुतले में बदल जाती हैं। दूसरी तरफ अब तक तनीस और उसके आदमियों ने मिलकर उस फॉर्मेशन में एक बड़ा सा हॉल कर दिया था। तनीस पीछे मुड़कर जिया की ओर देखता है, जो अब तक बर्फ के पुतले में बदल चुकी थीं। मुझे उसकी वजह से पूरे TNW साम्राज्य में रुतबा और इज्जत मिलने वाली थी, लेकिन मैं भी क्या करूं, उसके लिए पहले जान भी तो बचना जरूरी है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अफसोस करते हुए कहा, मास्टर जल्दी निकलो, वरना वो खौफनाक मकड़ियां हमारे पीछे भी पड़ जाएंगी। तनीस के आदमियों ने घबराते हुए कहा। ठीक है चलो, तनीस ने जवाब दिया। यंग मास्टर, तनीस ने फॉर्मेशन में हॉल कर दिया है, चलो हम भी जल्दी से निकलते हैं। उन दूसरे क्लान के 3 योद्धाओं में से एक ने कहा। ठीक है, चलो जल्दी चलो। वो तीनों योद्धा भी वहां से भागने लगे। हम अक्सर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमारे दोस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे साथ तब खड़े होते हैं जब हमें वास्तव में उनकी जरूरत होती है, जबकि उनमें से बाकी मुसीबत आने पर 9-2-11 हो जाते हैं। तनीस और उसके आदमियों को वहां से भागते हुए देख आर्यन मन ही मन सोच रहा था, टायसन चलो, अब हमें ही उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। अपनी कमर में लटकी तलवार की ओर देखते हुए आर्यन ने कहा। ठीक है यंग मास्टर। टायसन उसकी कमर से निकल हवा में उड़ने लगा, मगर उसने अभी भी एक तलवार का ही रूप ले रखा था। आर्यन उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और तेजी से उड़ते हुए वो लोग फॉर्मेशन की ओर जाते हैं। यह आर्यन है ना? आखिर ये फॉर्मेशन की तरफ क्यों जा रहा है? भागते हुए उन तीनों योद्धाओं में से एक ने कहा। मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था कि वो भी यहाँ है, दूसरे योद्धा ने कहा। हाँ, मुझे लगता है अब इसको हीरो बनने का बुखार चढ़ा है, तीसरे योद्धा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बेवकूफ,
आत्महत्या करने चला है, तनीस ने भी मजाकिया ढंग में कहा। इन सभी लोगों की बातों और सोच से अनजान आर्यन फॉर्मेशन के अंदर पहुंच चुका था। टायसन, मैं पहले जिया की मदद करता हूं और तब तक तुम इन बर्फीले कीड़ों को संभालो, उसने टायसन को समझाया और जल्दी से कूदकर जिया की तरफ चला गया। ठीक है यंग मास्टर, टायसन ने जवाब दिया। फिर वो 10,000 तलवार का तूफान टेक्निक कास्ट करता है। टेक्निक कास्ट होते ही वहाँ नीले रंग की हजारों तलवारें गोल घूमती हुई दिखने लगती हैं और वो सभी तलवारें आर्यन के रास्ते में आने वाली बर्फीली मकड़ियों पर किसी तेज धार बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगती हैं। उन तलवारों के गिरने से आर्यन का रास्ता साफ हो गया और वो भागते हुए सीधा बर्फ का पुतला बन चुकी जिया के पास जाकर रुकता है। फिर अपनी 2 उंगलियों में निर्वाणा फायर जलाता है और उन्हें जिया के माथे पर रख देता है। निर्वाणा फायर से जलती हुई उंगलियों के माथे पर रखते ही जिया के शरीर पर चढ़ी बर्फ की परत पिघलने लगती है। एक अंधेरी दुनिया में जिसका कोई अंत ही ना हो, जिया नीचे गिरती ही जा रही थी। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी खुल रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर चुकी हूँ? पर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? भाई आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। उसकी ठंड से कांपती, डर से घबराती हुई धीरे धीरे से रुआंशी आवाज निकल रही थी। अपने भाई को मंद मंद आवाज में पुकारते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी थी कि तभी उसे हल्का सा आर्यन का अक्स अपनी ओर आता दिखाई देता है और उसे पकड़कर उस अंधेरी दुनिया में गिरने से बचा लेता है। दिव्य बगीचे में बर्फीली मकड़ियों द्वारा एक्टिवेट की गई फॉर्मेशन के अंदर आर्यन ने जिया को अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। अब तक उसके शरीर पर चढ़ी बर्फ की परत भी पूरी तरह से पिघल चुकी थी। तुम नहीं मर सकती और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, उसने जिया की फिक्र करते हुए कहा, जो अभी भी बेहोश थी। जिया की आंखें धीरे धीरे से खुलती हैं, जैसे उसने आर्यन की फिक्र भरी आवाज सुनकर खोली हो। आर्यन, क्या आपने मेरी जान बचाई है? उसने आर्यन को देख उलझन में कहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश थी। क्या हुआ? अगर मैं नहीं तो कौन होना चाहिए था? आर्यन ने उल्टा उसी से पूछा। नहीं, कोई भी तो नहीं। फिर उसे कुछ याद आया और अगले ही पल गुस्से में लाल होते हुए बोली, मैंने सोचा नहीं था तनीस इतना घटिया भी हो सकता है। भाई हमेशा उसे अपने किसी खास दोस्त की तरह रखते थे, मगर मुसीबत के समय में भाई का ध्यान आते ही वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगती हैं। भाई, मेरे बड़े भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अपने भाई की फिक्र करते हुए उसने एक ही समय में 2-3 सवाल पूछ लिए। राघव अभी भी वहीं बर्फीले जाल में बंधा पड़ा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो ठीक है और जिंदा है। पहले तुम अपनी खत्म हुई शक्तियों को भरो, तब तक मैं इन बची हुई मकड़ियों को देखता हूँ, उसने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी उन मकड़ियों के पीछे की चट्टान से बर्फीले जाल में बंध कर चिपका हुआ था। जिया, वहाँ से बाहर आ जाओ और साथ में चलते हैं, वरना तुम भी मारी जाओगी। वहाँ जहरीला भ्रम कोहरा भी है। तनीस ने जब देखा जिया होश में आ गई है, उसने फॉर्मेशन के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, गद्दार, बेशर्म कहीं के। जिया का चेहरा गुस्से में किसी जलते हुए तवे की तरह लाल हो गया था जब उसने तनीस की आवाज सुनी। जब तनीस को लगा अब जिया उसके साथ नहीं आने वाली, वो वहाँ से फिर से भागने लगता है। आर्यन अब तक उन बर्फीली मकड़ियों के पास पहुँच चुका था और उन पर अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वार्ड निकालकर अटैक करने लगता है। उन सारी मकड़ियों की शक्तियाँ हेलरियन के पीक पर थी। वो बखूबी आर्यन की बर्निंग स्वार्ड का सामना कर रही थी और उसके अटैक से बचते हुए बीच बीच में अपने नुकीले पंजों से उस पर पलटवार भी कर रही थी। लेकिन आर्यन भी उनके हर एक नुकीले पंजे के अटैक से बचते हुए वार पर वार करे जा रहा था। आर्यन को आसानी से उन सभी मकड़ियों का सामना करता देख जिया हैरान थी। क्या आर्यन इन बर्फीली मकड़ियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है? वो आर्यन की शक्तियों का अंदाजा ही नहीं लगा पा रही थी। आर्यन ने शुरू से ही अपनी शक्तियां दबाकर हेलरियन के लॉ लेवल पर करी हुई थी, जिस वजह से सभी लोग उसे बस एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट समझ रहे थे।
लेकिन उन लोगों को नहीं पता था आर्यन की शक्तियां हेल रियल्म के पीक पर है और अपनी डबल मार्शल सॉल और बेरियल प्लेस में गॉड्स की टॉम्ब रिफाइन करने से मिली गॉड्स टेक्निक की मदद से वो किसी हेवनली रियल्म के लॉ लेवल मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकता था। अब वहाँ पर उन बर्फीली मकड़ियों की तादाद और बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो सभी आर्यन पर भारी पड़ने लगी थी। आर्यन उनके अटैक से बचते हुए कुछ कदम पीछे हट जाता है। इन बर्फीली मकड़ियों की तादाद की वजह से मेरी साइट जैमिंग टेक्निक और साउंड जैमिंग टेक्निक दोनों टेक्निक इन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। और इनके बर्फीले नुकीले पंजे किसी शक्तिशाली हेवनली भाले से कम नहीं हैं। इन मिस्टीरियस पंजों की ताकत की वजह से इन पर कोई स्पिरिट लेवल हथियार भी काम नहीं करेगा। और अगर मैं थंडर टेक्निक यूज करता हूँ उसको कास्ट करते समय मैं बिल्कुल भी इधर उधर हिल नहीं सकता, जिस वजह से मैं कोई दूसरा अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, स्वॉर्ड सॉल। क्या आर्यन मार पाएगा इन सभी बर्फीली मकड़ियों को और बचा पाएगा सभी की जान? क्या सतरंगी कमल फूल को हासिल करने में वो हो पाएगा कामयाब? स्वॉर्ड सॉल की सोच आर्यन तुरंत उसकी शक्तियां इकट्ठा करने लगता है, मगर इससे पहले वो स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां इकट्ठा कर पाता, बर्फीली मकड़ियां उस पर जहरीला भ्रम कोहरा फेंकने लगती हैं। यंग मास्टर आर्यन, बचकर, ये जहरीला भ्रम कोहरा बहुत खतरनाक है। अगर आपने थोड़ी सी भी सांस ली, आप होश खोकर एक अनहीन अंधेरी दुनिया में चले जाएंगे। जिया के साथ जो थोड़ी देर पहले हुआ उसे याद करते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली। लेकिन आर्यन तो वहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा और खुद पर उस जहरीले भ्रम कोहरे से अटैक होने दिया। इसका मतलब यह नहीं था उसने हार मान ली थी, बल्कि उसने इससे निपटने का एक तरीका सोच लिया था। अगले ही पल उसने ऑरा पैटर्न एक्टिवेट किया और सारे जहरीले भ्रम कोहरे को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए हवा में उड़ने लगा और स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां इकट्ठा कर स्नो व्हाइट स्वॉर्ड की पहली स्किल आसमान की तबाही का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद वहां आसमान में एक बड़ा सा सुनहरे रंग का हॉल दिखने लगा और उसमें से एक भयानक विशालकाय तलवार निकलती है। उस तलवार की शक्तियां इतनी भयानक महसूस हो रही थी जैसे उसके एक ही वार से पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। उसकी इतनी भयानक शक्तियां देख जिया का मुंह हैरानी में फटा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन इतना खतरनाक हमला कैसे कर सकता है। बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठाते हुए वो फिर उससे बर्फीली मकड़ियों पर हमला करने का इशारा करता है। आर्यन के इशारा करते ही वो हजारों फुट ऊंची विशालकाय तलवार उन मकड़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। उस भयानक शक्तियों से भरी विशालकाय तलवार को अपनी ओर आता देख वो बर्फीली मकड़ियां पहले तो हड़बड़ाहट में एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं, जैसे उन्होंने आपस में कुछ कहा हो। फिर अपने अपने मुंह से एक बर्फीला कोहरा निकालने लगती हैं। उस बर्फीले कोहरे से उन सभी बर्फीली मकड़ियों के चारों ओर एक शक्तियों से भरा बर्फीला कवच बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वो शक्तियों से भरा बर्फीला कवच बनकर तैयार होता है, आर्यन के आसमान की तबाही हमले से बनी वो शक्तियों की तलवार उस कवच से आ टकराती है। इसके तुरंत बाद वो बर्फीला कवच किसी कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। बर्फीले कवच के टूटते ही वहाँ 1000 फुट के दायरे में एक शक्तियों की भयानक लहर उठती है। उस टकराव से इस कदर भयानक शक्तियों की लहर को उठता देख जिया एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल खुद को शक्तियाँ इकट्ठा कर उस लहर से बचाया। यंग मास्टर आर्यन के इस खतरनाक हमले को देख लगता है जैसे वो किसी भी हेवनली रियल्म के लॉ लेवल योद्धा को आसानी से हरा सकते हैं, भले ही यह हमला कितना भी खतरनाक हो। मगर इन बर्फीली मकड़ियों की मिली जुली ताकत को मिलाकर वो किसी भी हेवनली रियल्म के मीडियम लेवल योद्धा के हमले को रोक सकती है। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से इन मकड़ियों को हरा पाएंगे। जिया भले ही यह सोच रही थी, लेकिन उसे आर्यन की फिक्र भी हो रही थी। इसलिए उसने तुरंत अपने शरीर में शक्तियां बहाते हुए आर्यन की मदद करने की सोची। मगर बर्फीली मकड़ियों से मुकाबला करते वक्त उसकी सारी शक्तियां खर्च हो चुकी थी और वो बुरी तरह से घायल भी थी। कमजोरी और शक्तियों की कमी के कारण उसे चक्कर आने लगे और वो अगले ही पल धड़ाम से नीचे गिर गई। दूसरी तरफ आर्यन के हमले आसमान की तबाही से निकली वो विशालकाय तलवार उस बर्फीले कवच को तोड़ उन मकड़ियों से जा टकराती हैं।
उसके वार से वहां मौजूद आधी से ज्यादा बर्फीली मकड़ियां धूल में बदलकर गायब हो जाती है। लेकिन अभी भी वहां आधी बर्फीली मकड़ियां बची थी, जिन्होंने मिलकर उस तलवार को अपने नुकीले पंजों की मदद से पकड़कर बीच हवा में ही रोक दिया था। तभी आसमान से नीले रंग की हजारों तलवारें बरसने लगती हैं और सीधा उन बची बर्फीली मकड़ियों से जाकर टकराने लगती हैं। उनके टकराने से वो बची मकड़ियां भी धूल में बदलकर गायब हो जाती हैं। बहुत अच्छे टायसन, इसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा, आर्यन ने आसमान में उड़ते हुए टायसन को देख कहा, क्योंकि ये नीले रंग की तलवारों का हमला उसी ने करा था। टायसन के हमले से बची सभी बर्फीली मकड़ियां मर गई थी सिवाय एक के, जिसने अभी भी अपने पंजों से उस विशालकाय तलवार को पकड़ा हुआ था। इसका सीधा मतलब था वो उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी शक्तियां हेवनली रियम के मिडल लेवल पर थी। उसके सिर पर एक छोटा सा ताज जैसा कुछ बना हुआ था, जिसे देख आर्यन ने हैरान होते हुए कहा, रानी बर्फीली मकड़ी। यह सभी बर्फीली मकड़ियों की रानी थी, जो उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। आर्यन ने अपनी हैरानी को छोड़ उस तलवार की शक्तियां बढ़ा दी, इसके साथ ही अपनी सुप्रीम बॉडी को भी बाहर निकाला, जिसे देख जिया के चेहरे का रंग बदल गया और वो हैरान दिख रही थी। यह तो एक धर्मा बॉडी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? धर्मा बॉडी को तो बस एक हेवनली रियल्म के पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट यूज कर सकता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे स्वॉर्डमैन होना भी जरूरी है। स्वॉर्डमैन एक तरह से वो मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसने स्वॉर्ड पर महारत हासिल कर रखी हो। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें स्वॉर्ड मास्टर भी कहा जा सकता है, जैसे कुछ दिनों पहले आर्यन से मिलने वाला वो बूढ़ा आदमी जो स्वर्गीय तलवार दलका से था, वो भी एक स्वॉर्डमैन था। दूसरी तरफ आर्यन की सुप्रीम बॉडी किसी बिजली की स्पीड में उस रानी बर्फीली मकड़ी की ओर जाती है, फिर उस पर चारों तरफ से अपने हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड से वार करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में वो उस रानी मकड़ी के 8 पंजों को 2 टुकड़ों में काट देती हैं। पंजे कटते ही वो मकड़ी उस विशालकाय तलवार के नीचे दबकर चकनाचूर होकर धूल में बदल जाती हैं। आर्यन को रानी बर्फीली मकड़ी को इतनी आसानी से मारता देख जिया के चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। इसी हैरानी के चलते उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढका हुआ था। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। दूसरी तरफ एक पहाड़ी की चोटी पर कुछ नकाबपोश योद्धा खड़े थे। उनके साथ 2 जवान लड़के भी थे, जिनकी शक्तियां उन सबसे ज्यादा थी। वो दोनों लड़के दिखने एक जैसे ही थे, सिवाय उनके बालों के। एक लड़के के बाल सफेद रंग के थे, तो दूसरे के भूरे रंग के। यह इतनी खतरनाक स्वॉर्ड शक्तियां किसकी है? उन 2 जवान लड़कों में से भूरे रंग के बालों वाले लड़के ने पूछा। यंग मास्टर, ये आर्यन सिंह रोमानिया शहर के सिंह प्लान से बगल में खड़े एक नकाबपोश योद्धा ने जवाब देते हुए कहा। हाँ यंग मास्टर, आप इसकी फिक्र मत करो, यह बस एक हेलरियन का लॉ लेवल योद्धा है। आप दोनों भाई इसे आसानी से मार देंगे, दूसरे नकाबपोश ने उनकी चापलूसी करते हुए कहा। दूसरी तरफ आर्यन इन लोगों के इरादों से बेखबर रानी बर्फीली मकड़ी को मारकर नीचे उतरा ही था कि तभी उसके पीछे एक नुकीला तेज धार पंजा दिखाई देता है, जो बर्फ से बना हुआ था। उस नुकीले पंजे को देख जिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी बिजली की स्पीड में उस पंजे के सामने आ जाती हैं। वो नुकीला पंजा जिया की बाह को कट मारते हुए निकल जाता है। जिया की बाजू से खून रिसने लगा था। आर्यन को जब यह एहसास हुआ, वो पीछे पलटकर तुरंत जिया को सहारा देता है, जिसने पहले से ही जख्मी होने के बावजूद उसकी जान बचाने के लिए खुद को और ज्यादा जख्मी कर लिया था। तुम ठीक तो हो ना? आर्यन ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा। यंग मास्टर, आप फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, जिया ने अपने दर्द को छिपाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। यह नुकीले पंजे से वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक और बर्फीली मकड़ी थी, जिसके 8 पंजे एक सफेद रंग की रोशनी से चमक रहे थे। इस बर्फीली मकड़ी की शक्तियां रानी बर्फीली मकड़ी से भी ज्यादा थी, जो हेवनली रियल्म के मिडल लेवल से ज्यादा थी, मगर वो अभी भी हेवनली रियल्म के पीक लेवल पर नहीं पहुंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस वो आधा कदम दूर हो पीक लेवल पर पहुंचने से। इस बर्फीली मकड़ी के सिर पर भी एक ताज दिख रहा था,
लेकिन यह कोई रानी बर्फीली मकड़ी नहीं थी। इसके विपरीत वो एक राजा बर्फीली मकड़ी थी। उसकी आंखों में आर्यन को जान से मारने का इरादा साफ देखा जा सकता था। तभी उस राजा बर्फीली मकड़ी ने अपने दुश्मन आर्यन पर एक बार फिर रोशनी से जलते नुकीले पंजे से हमला किया, जिसे देख आर्यन ने पहले जिया को पीछे किया, फिर उस सफेद रोशनी से जलते नुकीले पंजे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे किसी दोस्त को दर्द पहुंचाने की कोशिश की, आर्यन ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें खिंच आई थी। क्या मैंने सही सुना? यंग मास्टर ने मुझे दोस्त कहकर संबोधित किया। जिया, जो कि आर्यन के पीछे थी, उसे अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई। आह, यह लड़का पागल हो गया है क्या, जो उसने राजा बर्फीली मकड़ी के पंजों को अपने हाथ से पकड़ रखा है। दूर पहाड़ की चोटी पर खड़े एक सफेद रंग के बालों वाले लड़के ने कहा। अच्छा रहेगा जो वो मर जाए तो, एक नकाबपोश योद्धा ने गुस्से भरी आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता वो इस खतरनाक हमले से बच भी पाएगा। उसके पंजों में वो सफेद रंग की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की ठंडी रोशनी है, जिसके छूने भर से ही कोई लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट जमकर बर्फ का पुतला बन जाए, एक दूसरे नकाबपोश योद्धा ने कहा। दूसरी तरफ आर्यन ने अभी भी उस खतरनाक नुकीले पंजे को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसे जमाकर पुतला बना देने वाला कोई ठंडा एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों में निर्वाणा फायर जलाई हुई थी। मगर राजा बर्फीली मकड़ी की ताकत आर्यन से ज्यादा थी, जिस वजह से वो उस पर भारी पड़ने लगा था। तभी आर्यन टायसन की मदद से जिया को पीछे धकेलकर दूर कर देता है। टायसन अभी भी एक तलवार के रूप में ही था। अगले ही पल आर्यन ने ऑरा पैटर्न यूज किया और अपने मुंह से एक गहरे गुलाबी रंग का जहरीला कोहरा निकाल उस राजा मकड़ी पर हमला किया। वो यह किया था? इस तरह की टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी, जिया ने हैरानी भरी स्वर में कहा। यह कोई नई टेक्निक नहीं थी, बल्कि आर्यन का ऑरा पैटर्न था, जो एलिमेंट्स को अवशोषित करने के साथ साथ बाहर भी निकाल सकता था। आर्यन ने भी ऐसा ही किया। जो उसने बर्फीली मकड़ियों से जहरीला भ्रम कोहरा अवशोषित किया था, उसी को एक हमले के रूप में बाहर निकाला था। बदबूदार कीड़े, तू मुझे भ्रम में डालना चाहता था, अब अपने फल का खुद ही स्वाद चख, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद वो फिर से अपनी स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां इकट्ठा करने लगता है और सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को भी रिलीज करता है। सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होते ही उसके आसपास खतरनाक शक्तियां महसूस होने लगती है। इसके अलावा उसकी बर्निंग स्वॉर्ड लगभग 100 फुट लंबी हो जाती हैं। आर्यन अभी शक्तियां इकट्ठा कर ही रहा था, तभी वो राजा बर्फीली मकड़ी भ्रम से बाहर निकल जाती हैं और किसी पागल सांड की तरह गुस्से में चिंगाड़ती हुई आर्यन पर एक बर्फीली नुकीली सुई से वार करती हैं, जो बिजली की स्पीड से आर्यन की छाती के आर पार हो जाती हैं। क्या आर्यन इस बर्फीली नुकीली सुई के वार से बच पाएगा, या फिर आज उसकी मौत यही दिव्य बगीचे में लिखी थी? आखिर क्या होने वाला है आर्यन के इस सफर में? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड, सिर्फ हमारे चैनल रोज़वर्स पर।
जैसे ही बर्फीली नुकीली सुई आर्यन की छाती के आर पार होती है, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है। बर्फीली नुकीली सुई के हमले ने उसकी छाती में एक गहरा घाव ही नहीं बल्कि उसकी खून से बहती हुई नसों तक को जमा दिया था और उसका शरीर भी धीरे धीरे बर्फ में जमने लगा था। यंग मास्टर आर्यन उसे घायल होता देख जिया जोर से चिल्लाई और हताशा से वहीं घुटनों के बल धड़ाम से बैठ गईं। जिया को लग रहा था आर्यन अब जल्द ही मारा जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही वो शक्तियों के मामले में उस राजा बर्फीली मकड़ी से कमजोर था और अब तो वो घायल भी हो चुका था। हाँ, मुझे नहीं लगता अब यह लड़का कुछ भी कर पाएगा, पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक नकाबपोश योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन का लगभग आधा शरीर अब तक बर्फ में जम चुका था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई बर्निंग स्वार्ड अभी भी सही सलामत थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक दिखी। इसके तुरंत बाद उसने हेवनली सॉल स्लैश का हमला करा। इस हमले से राजा बर्फीली मकड़ी की रूह तक कांप गई और उसकी सारी नसें ब्लॉक हो गई। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में दरारें पड़ने लगीं। अगले ही पल वो एक जोरदार धमाके के साथ किसी कांच की तरह फूटकर धूल में बदल गया। अचानक मुकाबले में ऐसे बदलाव को देख पहाड़ी पर खड़े सारे नकाबपोशों के मुंह फटे के फटे रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक नकाबपोश ने हैरान होते हुए कहा। आर्यन अपने शरीर में निर्वाणा फायर जलाता है, जिसके जलते ही उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ तुरंत पिघल जाती है, लेकिन छाती पर घाव की वजह से वो अभी भी हाँफ रहा था। जिया भागकर उसके पास आई और रोते हुए उसके गले लग गईं। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? मुझे लगा आपने 3 अटैक अपने ऊपर सहे। आपकी वजह से पता है मैं कितनी चिंता में थी। यह सारी बातें उसने रोते हुए आर्यन की छाती पर मुक्के मारते हुए कही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बस रोती ही जा रही थी। पागल लड़की, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही मारती रही तो मैं जल्द मर जाऊंगा। आर्यन ने मजाक करते हुए उसको चुप कराने के लिए कहा। फिर उसे ऐसे बच्चों की तरह रोता देख सोचने लगता है, यह छोटी लड़की भी बिल्कुल आलिया की तरह है। आर्यन की बात सुन जिया तुरंत पीछे हट गई। मुझे माफ कर दो यंग मास्टर। वैसे आपका धन्यवाद, आपने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। पागल लड़की, मुझे धन्यवाद बाद में कहना। जाओ पहले जाकर अपने भाई से मिल लो। आर्यन ने राघव की ओर इशारा किया, जिसके शरीर पर जमी हुई बर्फ पिघल चुकी थी। आर्यन की बात सुन वो तुरंत भागते हुए अपने भाई के पास भागते हुए चली जाती हैं। यंग मास्टर, यह बर्फीली मकड़ियां कितनी खतरनाक थी? आप ठीक तो हैं? टायसन ने उड़ते हुए पूछा, जो अब पहले जैसे अपने छोटे पक्षी के रूप में था। मैं ठीक हूँ, लेकिन उनसे मुकाबला करते वक्त मेरी काफी हद तक शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, जिन्हें मुझे जल्द से जल्द भरना होगा, वरना इस खतरनाक दिव्य पहाड़ी का कुछ भरोसा नहीं, कब कौन सा खतरा कहां से आ जाए। आर्यन ने जवाब देते हुए कहा। यंग मास्टर, वो सतरंगी कमल फूल हजारों साल पुराना है। उसको प्यूरिफाई करने के बाद आपकी शक्तियां भरने के साथ साथ एक लेवल और बढ़ जाएंगी। वैसे मास्टर, क्या आप मुझे उस कमल फूल के कुछ बीज दे देंगे? टायसन ने ये बात तो इतनी मासूमी से कही जैसे वो कितना आज्ञाकारी जानवर है। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपने फियोनिक्स पंख खोल तेजी से उड़ते हुए सतरंगी फूल वाले तालाब के पास पहुंच गया। हेल रियन की इतनी सारी बर्फीली मकड़ियां और हेवनली रियन की दो बर्फीली मकड़ियां सबकी सब इतनी आसानी से मर गई। दूर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा सफेद बाल वाला लड़का हैरान दिख रहा था। इस आर्यन को जितना हम लोगों ने कमजोर सोचा था, वो उतना कमजोर है नहीं। भूरे बाल वाले लड़के ने भी हैरान होते हुए कहा। ठीक कहा आपने। यहाँ तक उन बर्फीली मकड़ियों से राघव और जिया जैसे ताकतवर योद्धा भी मुकाबला नहीं कर पाए थे। उन्हीं दोनों भाइयों के बगल में खड़े एक नकाबपोश योद्धा ने डर से कांपते हुए कहा, यह आर्यन, इसके पास इतनी शक्तियां कहां से आई और यह कब इतना शक्तिशाली हो गया? अब उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं खड़े दूसरे नकाबपोश योद्धा ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। मुझे लगता है बर्फीली मकड़ियों से मुकाबला करते वक्त उसकी शक्तियां काफी हद तक खर्च हो चुकी होंगी। उसको पकड़ने का यह हमारे पास एक सुनहरा मौका है।
और इसके अलावा हमारे साथ गॉडली हॉल ब्रांच के दो हेवनली रियन के योद्धा हैं, जिनकी मदद से हम आसानी से उसको पकड़ लेंगे, एक तीसरे नकाबपोश योद्धा ने कहा। गॉडली हॉल ब्रांच यह भी मिस्टिक मून दल की एक और ब्रांच थी। असल में मिस्टिक मून दल की 3 मुख्य ब्रांच थी, जो पूरे TNW साम्राज्य में अलग अलग जगह फैली हुई थी। पहली, मिस्टिक हॉल ब्रांच, जिसमें भट्ट क्लान के असली लीडर शंकर कुमार एक एल्डर है। इसी ब्रांच में अखिल भट्ट का भाई अनुराग भट्ट भी है। दूसरी, गॉडली हॉल ब्रांच, जिससे यह दोनों सफेद और भूरे बालों वाले भाई हैं। तीसरी, इटर्नल हॉल ब्रांच। हाँ, सही कहा तुम लोगों ने। आर्यन को पकड़ने के बाद हम सबसे पहले उससे सीक्रेट मार्शल मेथड्स लेंगे। उन्हें लेने के बाद हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर हम सतरंगी कमल फूल को भी हासिल कर लेंगे, एक और नकाबपोश योद्धा ने अपना तर्क सामने रखते हुए कहा। इसके बाद वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्यन तालाब के किनारे खड़ा था। वो इस वक्त एक गहरी सांस लेते हुए वहां मौजूद सुकून पहुंचाने वाली खुशबू को सूंघ रहा था। सच में यह सतरंगी कमल फूल हजारों साल पुराना होने लायक है। इसका ऑरा शक्तिशाली होने के साथ साथ मंत्रमुग्ध खुशबू भी रिलीज कर रहा है। इसके बाद वो तालाब में खिले सतरंगी कमल फूल के करीब जाता है, जहां पहुंचकर वो उसे आराम से तोड़कर अपने हाथों में उठा लेता है। आर्यन को सतरंगी कमल फूल तोड़ता देख जिया ने राघव से बड़े प्यार से कहा, भाई, आर्यन ने हम दोनों की जान बचाई है, उसका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अब आपको उस सतरंगी कमल फूल के बारे में भूल जाना चाहिए। इससे पहले राघव उसको कुछ जवाब दे पाता, उनके सामने से कुछ काली परछाई बिजली की स्पीड से निकलती है, जिन्हें महसूस कर राघव के चेहरे का रंग बदल जाता है। बुरा हुआ, शायद यह लोग भी यहाँ सतरंगी कमल फूल के लिए आए हैं, उसने घबराते हुए कहा। तभी 2 परछाई तालाब के किनारे आकर रुकती हैं, जिनमें से एक परछाई के बाल सफेद थे तो दूसरी के भूरे। उन दोनों के बाद वहां एक के बाद एक लगभग 10-12 परछाई आकर रुकती हैं। यह लोग कोई और नहीं बल्कि पहाड़ी पर खड़े गॉडली हॉल ब्रांच के दोनों भाई और नकाबपोश योद्धा थे। आर्यन चुपचाप वो सीक्रेट मार्शल मेथड्स हमारे हवाले कर दो, सफेद बाल वाले लड़के ने कहा। उन दोनों भाइयों को देख राघव हैरान दिख रहा था। यह दोनों तो मिस्टिक मून दल की गॉडली हॉल ब्रांच के योद्धा हैं, आखिर यह लोग आर्यन से कैसे सीक्रेट मेथड्स लेना चाहते हैं? उसने मन ही मन में सोचा। ओह डॉट, अच्छा तो चंद्र क्लान के लोग अपने साथ कुछ योद्धा लेकर आए हैं जो इन बेचारों को कंधे पर उठाकर ले जा सकें, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन बिना उन लोगों के चेहरे को देख समझ गया था वो लोग चंद्र क्लान से हैं, और वो यह भी समझ चुका था आखिर इन लोगों के पीछे किसका हाथ होगा। हाँ, इन लोगों के पीछे शंकर कुमार का हाथ है, जो भट्ट क्लान का असली लीडर था। आर्यन की वजह से उसके भट्ट क्लान का एक लीडर मारा गया था, चाहे वो एक नकली लीडर क्यों ना हो। और दूसरी बात, उसे भी आर्यन के सीक्रेट मेथड्स चाहिए, इसलिए उसने चंद्र क्लान के साथ मिलकर आर्यन को मरवाने का फैसला किया था। आर्यन, अपनी जबान संभाल कर बात करो, चंद्र क्लान के एक योद्धा ने कहा। अब उन लोगों ने अपना नकाब भी उतार दिया था। उन लोगों में कुछ भट्ट क्लान के योद्धा भी थे, जिन्होंने मिस्टिक हॉल ब्रांच ज्वाइन कर रखी थी। मिस्टिक मून दल की दो ब्रांच के योद्धा, चंद्र क्लान और भट्ट क्लान के योद्धा एक साथ एक अकेले योद्धा पर हमला करने आए हैं। यह लोग कितने बेरहम हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, राघव ने आर्यन की फिक्र करते हुए कहा। उसे इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था, अगर वो घायल नहीं होता शायद आर्यन की मदद करने अब तक चला गया होता। यंग मास्टर, आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी देखती हूँ आपको छूने की हिम्मत कौन करता है, जिया ने निडर होकर कहा। राजकुमारी, आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इनसे खुद डील कर लूंगा। वैसे मानना तो पड़ेगा चंद्र क्लान के पास काफी काबिल योद्धा हैं, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ इनके पास कितनी काबिलियत है। आर्यन ने फिर सतरंगी कमल फूल के कुछ बीज निकालते हुए टायसन को खिलाए। वो बेफिक्र होकर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे अपने बगीचे में टहलते हुए पक्षियों को दाना खिला रहा हो। उसका ऐसा गुरूर देख वो लोग गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद गॉडली हॉल ब्रांच के दोनों भाई गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। और हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरे कपड़े तक छू लिए ना,
मैं हार मानकर सीक्रेट मेथड्स तुम्हें दे दूंगा, आर्यन ने उन लोगों को और गुस्सा दिलाते हुए कहा। उन दोनों भाइयों का हमला तैयार हो गया था। उनके हमले से आसमान में एक नीले रंग का बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसके वहां दिखते ही चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। फिर उस गड्ढे में से एक नीले रंग की खतरनाक शक्तियों से भरी रोशनी निकलती है और सीधा आर्यन को मारने के इरादे से बढ़ती है। नीले रंग की रोशनी की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर भी आर्यन के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने फिर मुस्कुराते हुए टायसन की तरफ देखा। जाओ टायसन, उसने टायसन से मुस्कुराते हुए कहा और खुद सतरंगी फूल को लेकर उसे रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। टायसन तुरंत उड़ते हुए उस नीले रंग की रोशनी से जा टकराता है, जिसके टकराने से वहां एक दिल दहलाने वाला धमाका सुनाई देता है। उस रूह कंपाने देने वाले धमाके की शक्तियों को देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इसके बाद टायसन अपने असली रूप में आ गया था। वो एक विशालकाय गरुड़ पक्षी बन गया था, जिसे देख भट्ट और चंद्र क्लान के योद्धा कांपने लगे थे। भट्ट क्लान के योद्धा तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी टायसन को गॉड टेम्पल पहाड़ी पर खतरनाक मुकाबला करते देखा था। उस वक्त टायसन की शक्तियां डिवाइन रिल्म पर थी। भले ही उसकी शक्तियां उस समय स्नेहा से मुकाबला करने से कम क्यों ना हो गई हो, लेकिन अब आर्यन की मदद से लगभग उसकी आधी शक्तियां वापस आ चुकी थी, जो इन लोगों के लिए काफी थी। एक खतरनाक चिंगाड़ के साथ वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ने लगता है और इसी के साथ वो एक हमला करता है, जिसके करते ही वहां हजारों की तादाद में नीले रंग की तलवारें दिखने लगती हैं। वो सभी नीली तलवारें किसी बारिश की तरह उन लोगों पर बरसने लगती हैं। क्या यह सभी लोग बच पाएंगे टायसन की इन खतरनाक तलवारों से? क्या आर्यन ढूंढ पाएगा जिंदगी प्रदान पानी को? आखिर क्या होने वाला है आर्यन के इस दिव्य पहाड़ी के सफर में? टायसन के हमले से सभी योद्धा घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। उनमें से कुछ योद्धा तो मारे भी गए थे। मारे जाने वाले योद्धाओं में 4 योद्धा भट्ट क्लान और 2 चंद्र क्लान के योद्धा थे। इसके अलावा गॉडली हॉल ब्रांच के दोनों भाई भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहां एक ही वार से 6 योद्धा मारे गए, जिनमें से बचे सभी योद्धा घायल हैं। सच में यंग मास्टर आर्यन का यह पक्षी अद्भुत है। टायसन के अटैक को देख जिया का मुंह हैरानी से फटा हुआ था। बेवकूफ इंसानों, तुम लोगों को क्या लगा यंग मास्टर की शक्तियां खर्च हो गई हैं तो तुम लोग उन्हें आसानी से परेशान कर सकते हो? गरुड़ किंग के होते हुए तो तुम लोग उन्हें छू भी नहीं सकते। टायसन की गूंजती हुई खौफनाक आवाज से उन सभी के शरीर कांपने लगे थे। अगर तुम लोगों में अभी भी हिम्मत बची है तो उनको छू कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ आज तुम लोगों में से कौन जिंदा बचकर जा पाता है। टायसन ने उन लोगों को धमकी देते हुए कहा। गोडली हॉल ब्रांच के दोनों भाई घायल हो गए थे, जिनकी ताकत के भरोसे वो लोग आर्यन पर अटैक करने आए थे। जब टायसन के एक हमले से 6 योद्धा मारे गए, बचे सभी घायल थे। उन लोगों में फिर से अटैक करने की हिम्मत नहीं बची। इसके बाद वो सभी वहां से किसी कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस आर्यन में कुछ तो खास बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है, वरना एक प्राचीन गरुड़ पक्षी जैसा कोई पक्षी उसकी रक्षा क्यों करता? टायसन की शक्तियों और उसके गुरूर को देख राघव को यकीन नहीं हो रहा था। भला उसके जैसा प्राचीन पक्षी आर्यन को मास्टर क्यों कह रहा था? टायसन फिर से अपने छोटे रूप में आते हुए आर्यन के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। वो अभी भी तालाब के बीचों बीच बैठा हुआ था। अब तक उसकी छाती का जख्म भी लगभग ठीक हो गया था, जो उसे बर्फीली नुकीली सुई की वजह से लगा था। आर्यन अपनी आंखें धीरे से खोलता है। उसके आंखें खोलते ही कंधे पर बैठे टायसन ने जल्दबाजी में कहा, मास्टर, मैंने उन सभी लोगों को डराकर भगा दिया। वैसे भी उन्हें जान से मारने का कुछ फायदा नहीं था। वैसे यंग मास्टर, मुझे इसका कुछ इनाम मिलेगा ना? उसकी ललचाई नजरें सतरंगी कमल फूल की तरफ देख रही थी। आर्यन उसके इरादे समझ गया कि वो क्या चाहता है। इसके बाद वो उसे सतरंगी कमल फूल के कुछ बीज दे देता है। शुक्रिया यंग मास्टर। शुक्रिया, टायसन ने खुश होते हुए कहा। टायसन को बीज खिलाने के बाद आर्यन फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और सतरंगी कमल फूल की शक्तियां अवशोषित करने लगता है। दूसरी तरफ जिया और राघव भी अपनी खर्च हुई शक्तियों को भरने के लिए कल्टीवेशन करने लगते हैं।
लगातार 5 घंटे तक सतरंगी कमल फूल से शक्तियां अवशोषित करने के बाद आर्यन की खत्म हुई शक्तियां भर चुकी थी। इसके अलावा उसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा भर गई थी। तभी उसके माथे पर एक सफेद रंग का पैटर्न दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसकी फियोनिक्स मार्शल सॉल की एक जोरदार चींख सुनाई देती है और अगले ही पल उसका शरीर हवा में तैरने लगता है। इस वक्त उसका शरीर एक पीले रंग की रोशनी में चमक रहा था और उसके शरीर में शक्तियां किसी बाढ़ की तरह बहने लगी थी। आर्यन उन शक्तियों को कंट्रोल करते हुए शरीर के हर एक हिस्से में बहाने लगता है। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही शक्तियां बहाने के बाद उसके शरीर से शक्तियों की एक खतरनाक लहर बाहर निकली, जिसकी वजह से दिव्य बगीचे की धरती कांपने लगी थी। इसके बाद उसकी आंखें धीरे से खुली, जिनमें कुछ पल के लिए एक पीली रोशनी की चमक दिखी थी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियां हेल रियन के पीक लेवल से हेवनली रियन के लॉ लेवल पर पहुंच चुकी है। आज के मुकाबले से तुम्हें कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ है, वरना तुम्हारी शक्तियां इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। अमीरा ने आर्यन को बधाई देते हुए कहा, जिसकी आवाज उसके अलावा कोई नहीं सुन सकता था। शुक्रिया सीनियर, वैसे भी इस जगह पर शक्तियां बाहर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, वरना मैं कभी भी हेवनली रियन में नहीं पहुंच पाता, भले ही मैं सतरंगी फूल से कितनी भी शक्तियां क्यों न अवशोषित कर लेता। हाँ, तुमने सही कहा। इसके अलावा तुम्हारे छोटे पक्षी की शक्तियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। सतरंगी कमल फूल के बीज उसके लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। अमीरा ने टायसन को देखते हुए कहा, जो आसमान में उड़ रहा था। मैंने उसको सतरंगी फूल के बीज दिए ताकि वो अपनी शक्तियों बढ़ा सके और आज की तरह आगे भी मददगार साबित हो। टायसन आसमान में गोल गोल घूमते हुए उड़ रहा था, जो हरे नीले रंग की रोशनी में लिपटा हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई ककून आसमान में उड़ रहा हो। तभी टायसन के चारों ओर लिपटी हरे नीले रंग की रोशनी किसी ज्वालामुखी की तरह फटती है और एक शक्तियों का धमाका सुनाई देता है। इसके बाद शक्तियों की एक खतरनाक लहर चारों तरफ फैल जाती है। टायसन की शक्तियां भी एक लेवल से बढ़ चुकी थी। पहले उसकी शक्तियां हेवनली रियन के लॉ लेवल पर थी, अब हेवनली रियन के मिडल लेवल पर पहुंच गई थी। टायसन की शक्तियों को बढ़ता देख राघव हैरान दिख रहा था। यह गरुड़ पक्षी तो एक स्वार्ड स्पिरिट है। स्वार्ड स्पिरिट भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उसने कहा। असल में स्वार्ड स्पिरिट एक तरह से वो स्पिरिट होती हैं जिन स्पिरिट के पास स्वार्ड सॉल होती है। जैसे आर्यन के पास स्नो व्हाइट स्वार्ड सॉल है, वैसे ही आज मुकाबला करते वक्त जिन नीली रंग की स्वार्ड की बारिश टायसन ने कराई, वो उसने अपनी स्वार्ड सॉल की मदद से ही कराई थी। इसका मतलब उसके पास भी एक स्वार्ड सॉल है। लेकिन यह बहुत अजीब बात थी कि टायसन जैसे किसी पक्षी के पास एक स्वार्ड सॉल है, क्योंकि इंसानों के अलावा किसी भी जानवर या पक्षी के पास कोई मार्शल सॉल नहीं हो सकती। और इसके अलावा टायसन खुद एक स्पिरिट थी जिसके पास कोई शरीर नहीं था। उसका शरीर पहले ही किसी वजह से नष्ट हो गया था। क्या टायसन फिर से अपना शरीर हासिल कर पाएगा? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस कारण उसका शरीर नष्ट हो गया था? क्या आर्यन अपनी बहन के लिए जिंदगी प्रदान पानी ढूंढ पाएगा? टायसन की शक्तियां हेवनली रियन के मिडल लेवल पर पहुंच गई थी और आर्यन की शक्तियां भी अब हेवनली रियन के लॉ लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगर अब आर्यन के सामने कोई राजा रानी बर्फीली मकड़ियों जैसे शक्तिशाली जानवर आते, वो बिना ज्यादा शक्तियां खर्च करे उनको एक ही हमले में मार सकता था। आर्यन पहले भी डबल मार्शल स्पिरिट और गॉड लेवल टेक्निक की मदद से हेवनली रियन के शक्तिशाली योद्धा को हरा सकता था, लेकिन तब उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होती थी, जिनको भरने में उसे काफी वक्त लगता। मगर अब उसकी शक्तियां बहुत हद तक कम खर्च होंगी। यंग मास्टर, अगर मेरे सामने वो मकड़ियां फिर से आई तो मैं उनको एक बार पंख फड़फड़ाने से ही मार दूंगा, टायसन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अब आर्यन का पालतू जानवर बनने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी शक्तियां काफी हद तक पहले जैसी हो गई थी। इसके बाद आर्यन जिया और राघव के पास जाता है। यंग मास्टर आर्यन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज हम दोनों जिंदा हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, राघव ने शुक्रगुजार होते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। राजकुमार, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। आर्यन ने अपने हाथ में सतरंगी कमल फूल के 2 बीज लिए और उन्हें राघव को देते हुए कहा। राजकुमार,
यह ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं, पर इनको मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें, क्योंकि इससे पहले राजकुमारी जिया ने मेरी मदद की थी। जिया ने अपनी जान खतरे में डालकर राजा बर्फीली मकड़ी द्वारा अचानक किए गए अटैक से आर्यन को ज्यादा घायल होने से बचाया था। इसलिए वो सतरंगी फूल के कुछ बीज देकर उनका शुक्रिया तो अदा कर ही सकता था। सतरंगी कमल फूल एक बहुत ही अमूल्य खजाना था और उसके बीज भी उतने ही मूल्यवान थे। उसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो फूल हजारों साल में बस एक बार पैदा होता था। आर्यन को इतनी लापरवाही से उन अमूल्य बीजों को देता देख राघव पहले तो उन्हें लेने से मना कर देता है, मगर आर्यन के ज्यादा फोर्स करने पर वो उन्हें लेने के लिए मान जाता है। राजकुमार, मुझे अभी भी जिंदगी प्रदान पानी की जरूरत है, इसलिए मैं चलता हूँ। वैसे आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? आर्यन जल्द से जल्द जिंदगी प्रदान पानी की तलाश में जाना चाहता था। मुझे माफ कर देना आर्यन, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी प्रदान पानी की तलाश में जाना तो चाहता, लेकिन राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे जिन्हें वो कहना चाहता था। यंग मास्टर, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद ही वो ज्यादा दिन बच, जिया ने रुआंसी आवाज में बताते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो दिव्य पहाड़ी से निकलने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ उनकी तबीयत देखने चलूंगा, आर्यन ने उन लोगों से कहा। आर्यन के साथ चलने वाली बात सुन जिया के उदास चेहरे पर मुस्कान छा गई और उसने खिलखिलाते हुए कहा, सच में आप भी साथ चलेंगे? लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग लाल हो गया क्योंकि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। उसका बचपना देख आर्यन ने मजबूरी में सिर हिलाया। ठीक है, फिर सभी लोग चलो मेरे साथ। हमें पहले पवित्र पहाड़ी जाना होगा, तभी हम जिंदगी प्रदान पानी की खोज कर पाएंगे, उसने दिव्य बगीचे से निकलते हुए कहा। आर्यन की बात सुन सभी लोग दिव्य बगीचे से निकलते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। दिव्य बगीचे के पूर्वी दिशा में पवित्र पहाड़ी स्थित थी। आर्यन और बाकी लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। लगभग 4 घंटे का सफर करने के बाद वो सभी लोग आखिरकार पवित्र पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त उनके सामने एक गगनचुंबी पहाड़ी थी जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मेरे हिसाब से यही पवित्र पहाड़ी होनी चाहिए जिसके बारे में पवन जी ने बताया था। प्राचीन गॉड्स के विलुप्त और उनके कबीले के बर्बाद होने के बाद एक यही इकलौती जगह है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। शायद जिंदगी प्रदान पानी मिलने के भी सबसे ज्यादा चांस यहीं पर हैं। आर्यन उस पहाड़ी की एनर्जी को महसूस करते हुए बोला। इसके बाद वो सभी लोग सीढ़ियों से होते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद जिया को अपने सामने कुछ दिखता है जिसे देख उसके चेहरे पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव आ जाते हैं। उनके सामने कुछ 100 मीटर दूरी पर एक गोल प्लेटफार्म बना हुआ था जिसके चारों ओर 5 पत्थर से बने हुए चौकोर स्तंभ थे और वो सभी 5 स्तंभ एक फॉर्मेशन द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे योद्धा भी खड़े थे जो दूसरे क्लान और कबीलों से जान पड़ते थे, मगर जिया के चेहरे पर गुस्से के भाव तनीस को देखकर आए जो वहीं पर अपने आदमियों के साथ मौजूद था। जिया के चेहरे के भाव देखकर आर्यन समझ गया था वो आखिर क्या सोच रही होगी। राजकुमारी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई भी आपको छू नहीं सकता, इतना कह वो आगे बढ़ने लगा। क्या कहा आपने? आप नहीं बल्कि मैं आपकी रक्षा करूंगी, जिया ने फिर से बचपना दिखाते हुए कहा, क्योंकि वो अपने गुरूर के चलते आर्यन से मदद लेना नहीं बल्कि उसकी मदद करना चाहती थी। दूसरी ओर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े योद्धाओं में से किसी ने कहा, हम सब लोग यहाँ कब से आए हुए हैं मगर अभी तक कोई भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया है। पूर्वजों के मुताबिक इस फॉर्मेशन को आज से 300 साल पहले हमारे टीआरडब्ल्यू साम्राज्य के किसी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा ने खोला था, मगर किसी को नहीं पता उसने कौन सा मेथड इस्तेमाल करा था। उसी के बगल में खड़े किसी दूसरे योद्धा ने कहा। तभी चाइनीज पंखा हाथ में लिए एक लड़का आगे आता है। एक बार मैं भी खोलने की कोशिश करता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि तनीस था। इसके बाद उसने अपने 3 आदमियों को बुलाया और उनके साथ मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर एक शक्तिशाली अटैक किया, लेकिन फॉर्मेशन पर उनके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। इसके उल्ट वहीं चारों दो कदम पीछे हट गए।
शायद इस फॉर्मेशन को खोलने का कोई दूसरा रास्ता है। अटैक्स करने पर इसमें एक दरार तक नहीं आएगी, तोड़ना तो भूल ही जाओ। इसको हम ताकत के बल पर तो बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। अपने अटैक से फॉर्मेशन पर कुछ ना होता देख तनीस ने कहा। तभी वहां उस प्लेटफॉर्म पर एक खूबसूरत लड़की और दो जवान लड़के आते दिखाई देते हैं, जिनके पीछे कुछ योद्धा भी चल रहे थे। शायद यह योद्धा उनके सैनिक थे। यह लोग कोई और नहीं बल्कि आर्यन, जिया, राघव और उनके सैनिक थे। उन लोगों को देख सभी का ध्यान उन्हीं पर था। यह शायद कोई दूसरा बैरियर है जिसे कैसे खोलना है मुझे भी नहीं पता। फॉर्मेशन को देख आर्यन चलते हुए सोच रहा था। पवित्र पहाड़ी में एंटर होने के लिए यह फॉर्मेशन एक तरह से बैरियर थी, जिसे 300 साल से अभी तक कोई नहीं खोल पाया था। अगर इस बैरियर को कोई नहीं खोल गया तो उन सभी लोगों को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। पवन जी और बाकी सभी लोग मानते थे शायद जिंदगी प्रदान पानी इस पवित्र पहाड़ी में मिल सकता है। इसकी दो वजह थी। पहली, पवित्र पहाड़ी के अलावा इस पूरी दिव्य पहाड़ी की दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं थी जहां इतनी ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। और दूसरी वजह थी यह फॉर्मेशन का बैरियर, जिसे 300 साल से आज तक कोई नहीं पार कर पाया था। आर्यन और बाकी सभी लोगों को देख तनीस उलझन में दिख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह लोग अभी भी जिंदा है। क्या आर्यन ने इन लोगों को बचा लिया था? क्या उसने अकेले ही उन सभी बर्फीली मकड़ियों को मार दिया? मुझे क्या कुछ भी हो, अब जब जिया जिंदा है क्यों ना फिर से। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। इसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। जिया राघव अच्छा हुआ तुम लोग ठीक हो, वरना मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता था। इस पहले उसकी बात पूरी हो पाती वो तीनों उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। उन लोगों द्वारा खुद को नजरअंदाज होता देख तनीस को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे आर्यन का डर था। अगर उसने कुछ किया तो आर्यन उसे भी उन मकड़ियों की तरह कुचल कर मार देगा। यह फॉर्मेशन हजारों साल पुरानी है, इसे खोलना इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे हर एक चीज अच्छे से देखनी पड़ेगी। आर्यन ने फॉर्मेशन को देख सोचा। फिर वो उन स्तंभों को देखने लगता है। इन स्तंभों को देख लगता है यह हजारों साल पहले बनाए गए थे, जिन पर यह शिलालेख किसी महान योद्धा ने लिखे होंगे और एक शक्तिशाली फॉर्मेशन का निर्माण कर पवित्र पहाड़ी के रास्ते में अवरुद्ध लगा दी। उन पांचों स्तंभों पर प्राचीन भाषा में कुछ शिलालेख लिखे हुए थे। उन शिलालेख को देख आर्यन सोचता है कहीं इन शिलालेखों में ही तो इस फॉर्मेशन को खोलने का कोई राज नहीं छुपा हुआ। इतना सोच वो एक स्तंभ की ओर बढ़ने लगता है। आर्यन को किसी महान इंसान की तरह इतनी गौर से कुछ सोचता देख तनीस हंसने लगता है। महान योद्धा आर्यन, क्या आपको फॉर्मेशन खोलने का कोई तरीका मिला? उसने हंसते हुए ही मजाकिया ढंग में पूछा। यंग मास्टर, क्या आपको फॉर्मेशन खोलने का कोई रास्ता मिला? जिया ने भी आर्यन को स्तंभ की ओर जाते हुए पूछा। उसे डर था कहीं अगर आर्यन फॉर्मेशन नहीं खोल पाया सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आर्यन ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए अपनी दो उंगलियां उठाकर एक स्तंभ पर रखी। उसने फॉर्मेशन गॉड की शक्तियों का यूज किया और अपनी उंगलियों द्वारा स्तंभों पर लिखे शिलालेख की गुत्थी समझने लगा। कुछ दिनों पहले आर्यन ने बेरियल प्लेस में फॉर्मेशन गॉड की टॉम्ब को रिफाइन करा था, जिसकी मदद से वो किसी भी फॉर्मेशन को आसानी समझ उसका तोड़ निकाल सकता था। अभी भी आर्यन वही कर रहा था। हंफ यह खुद को सच में महान तो नहीं समझ रहा, क्योंकि यह सभी पांचों स्तंभ 5 अलग अलग एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए हैं और इन सभी स्तंभों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की शक्तियां हैं, जिस वजह से इन्हें कोई ताकत के बलबूते पर तोड़ भी नहीं सकता। तनीस को पूरा यकीन था आर्यन जैसा कोई छोटे क्लान का योद्धा बिल्कुल भी इस फॉर्मेशन को खोल नहीं सकता। हाँ बेवकूफ, फॉर्मेशन खुली या नहीं? उसने हंसते हुए मजाक उड़ाया। लेकिन आर्यन ने तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी, बस मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां उस स्तंभ से हटाई और रॉयल हॉल से खरीदा हरे रंग का पैटर्न पेन निकाला। फिर उस पैटर्न पेन की मदद से उस फॉर्मेशन पर कुछ लिखने लगा। जैसे ही पैटर्न पेन उस फॉर्मेशन से टच हुआ, पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगा जैसे वहां पर कोई भूकंप आ गया हो। प्लेटफॉर्म के हिलते ही सभी योद्धाओं का बैलेंस बिगड़ने लगा और वहां पर चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी।
आर्यन को अभी भी पैटर्न पेन की मदद से उस फॉर्मेशन पर कुछ लिखता देख तनीस ने चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाओ, आर्यन हम सबको मारना चाहता है। दूसरी तरफ आर्यन अभी भी पैटर्न पेन की मदद से फॉर्मेशन पर कुछ लिखे जा रहा था। इस वक्त पांचों स्तंभ भी अलग अलग एलिमेंट्स की रोशनियों में चमकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी स्तंभों को किसी ने जागृत कर दिया हो। पैटर्न पेन की मदद से लिखे जा रहे प्राचीन शब्द किसी को समझ भी नहीं आ रहे थे। अगले ही पल आर्यन के द्वारा लिखे गए सभी प्राचीन शब्द एक पीले रंग की रोशनी में चमकते बड़े होने लगते हैं। आखिर क्यों आर्यन द्वारा लिखे गए शब्दों का आकार बड़ा हो रहा था? क्या आर्यन खोल पाएगा इस फॉर्मेशन को जिसे 300 साल से कोई नहीं खोल पाया था? जैसे ही आर्यन द्वारा पैटर्न पेन से लिखे गए प्राचीन शब्द आकार में बड़े होते हैं, तभी वो फॉर्मेशन जिसे 300 साल से अभी तक कोई नहीं खोल पाया, उसमें कुछ हरकत महसूस होने लगती है। प्लेटफॉर्म भी हिलना बंद हो गया था। सभी योद्धाओं का ध्यान अब उसी ओर था। इसके बाद पांचों स्तंभ से जुड़ी फॉर्मेशन धीरे धीरे खुलने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से खुलकर एक पोर्टल जैसे गड्ढे का निर्माण करने लगती हैं। वो प्राचीन फॉर्मेशन खुल गई। अच्छे डॉट, बहुत अच्छे। आर्यन तो एक अद्भुत लड़का है। 300 साल से जिस फॉर्मेशन को कोई नहीं खोल पाया, उसने बस उसे कुछ ही मिनटों में खोल दिया। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी योद्धा आपस में बातें करते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ योद्धा तो चिल्लाते हुए उसे बधाई भी दे रहे थे। मैंने सोचा नहीं था इस फॉर्मेशन को खोलना इतना आसान होगा। फॉर्मेशन गॉड की 2 फिंगर टेक्निक से स्तंभों पर छपे प्राचीन शिलालेख को समझकर मैंने उनको पैटर्न पेन की मदद से बस दोबारा से लिखा और यह फॉर्मेशन आसानी से खुल गई। आर्यन फॉर्मेशन को खुला देख सोच रहा था, यह नाकारा आर्यन डॉट ऐसा कैसे कर सकता है? उसने बस कुछ ही मिनटों में फॉर्मेशन को कैसे खोल दिया? तनीस ने गुस्से में दांत भींचते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। बड़े भाई, आपने देखा यंग मास्टर आर्यन ने कैसे कुछ ही पल में उस प्राचीन फॉर्मेशन को खोल दिया। क्या ऐसा करना इतना आसान था? अगर ऐसा था तो फिर भी कोई 300 साल से उसे आज तक क्यों नहीं खोल पाया? जिया हैरान के साथ साथ यह जानने के लिए उत्सुक भी थी। इस लड़के में कुछ तो खास बात है। मैं इसको जब भी देखता हूँ यह कुछ ना कुछ नया कारनामा कर दिखाता है। राघव भी हैरान होते हुए सोच रहा था, लेकिन उसके पास जिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब तक वो पोर्टल जैसा गड्ढा पूरी तरह से खुल चुका था। यह गड्ढा पवित्र पहाड़ी में घुसने का दरवाजा था। पवित्र पहाड़ी का दरवाजा खुलते ही आर्यन उसमें अंदर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे राघव भी चलने लगता है। चलो जिया डॉट, और तुम लोग भी आ जाओ, राघव ने जिया और अपने आदमियों से कहा। उन सभी के जाने के बाद बाकी बचे योद्धा भी जल्दबाजी करते हुए पवित्र पहाड़ी के दरवाजे की ओर भागते हैं। चलो डॉट, चलो डॉट, जल्दी करो डॉट, हमें भी चलना चाहिए। उन लोगों को ऐसे भागते और खुद को नजरअंदाज होता देख तनीस को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथ की कसी हुई मुट्ठियों से खून भी निकलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और पवित्र पहाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपने गुरूर के चलते पवित्र पहाड़ी के खजाने को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ आर्यन, जिया और राघव उस पोर्टल जैसे दरवाजे से एक घास के मैदान पर बाहर निकलते हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूल और हरी भरी घास एक ताजगी भरा एहसास करा रही थी। उस घास के मैदान के पीछे पहाड़ थे और बाकी 3 दिशाओं में पानी ही पानी दिख रहा था। उन लोगों के सामने कुछ किलोमीटर दूर एक गुलाबी रंग का अच्छा खासा ऊंचा पेड़ था, जो बिल्कुल घास के मैदान के किनारे पर था और उसके दूसरे किनारे पर दूर दूर तक दिखाई देने वाला पानी था। वो जिंदगी प्रदान पेड़ हैं। किसी योद्धा ने उस गुलाबी रंग के पेड़ को देख कहा, चलो चलते हैं, जल्दी करो। अगर हमें अपनी जिंदगी बढ़ानी है तो हम उस पेड़ की मदद से बढ़ा सकते हैं। अब तक पीछे से और भी योद्धा आगे आ गए और वो सभी लोग उस जिंदगी प्रदान पेड़ की तरफ भागने लगे। अगर मुझे जिंदगी प्रदान पानी मिल जाता है तो मुझे शाही खानदान के टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैं टियांडब्ल्यू साम्राज्य के साथ बड़े दलों में से किसी में भी जा सकता हूँ। यह सोचते हुए तनीस के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी।
चलो डॉट, उसने अपने आदमियों से कहा और आगे बढ़ने लगा जिस तरफ जिंदगी प्रदान का पेड़ था, क्योंकि उसी तरफ जिंदगी प्रदान पानी था। बड़े भाई, हम भी चलते हैं, जिंदगी प्रदान पानी से माँ की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, जिया ने खुशी में उछलते हुए अपने भाई राघव से कहा। यंग मास्टर आर्यन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते शायद पवित्र पहाड़ी का दरवाजा कोई नहीं खोल पाता। राघव ने आर्यन को हाथ जोड़ फॉर्मेशन खोलने के लिए शुक्रिया बोला। राघव और जिया की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उन लोगों को भी जिंदगी प्रदान पानी चाहिए था, क्योंकि जिंदगी प्रदान पानी से किसी मरते हुए की भी जान बचाई जा सकती थी। चलो हम लोग भी चलते हैं, राघव ने अपने आदमियों से कहा और आगे बढ़ने लगा। इसके बाद सभी लोग जिंदगी प्रदान पानी लेने चले गए और कुछ जिंदगी प्रदान पेड़ की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन आर्यन वहीं पर खड़ा था। कुछ पल बाद उसके पीछे पोर्टल जैसा दरवाजा भी गायब हो गया। यह देख अचानक उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन इसके बाद उसकी नजरें भी जिंदगी प्रदान पानी पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। इस पानी की मदद से मैं आलिया की जान बचा सकता हूँ, मुझे भी जल्दी जाना चाहिए। फिर वो भी भागते हुए जिंदगी प्रदान पानी की तरफ बढ़ गया। आओ डॉट, आओ डॉट, यहाँ सभी के लिए बहुत सारा जिंदगी प्रदान पानी है। एक मंत्रमुग्ध करने वाली लेकिन बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ आवाज पानी से गूंजते हुए बाहर आई। इसके बाद वहां पानी के बीच से एक गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई खूबसूरत लड़की निकलती है, जो चारों ओर से एक गुलाबी रोशनी में चमक रही थी। उसके तीखे गहरे गुलाबी रंग के होठ, अंधेरे जैसी काली आंखों पर गहरे गुलाबी रंग का काजल, काले घने गहरे बाल जो एक गुलाबी रंग के कपड़े में बंध कर बॉनी टेल बना रहे थे। उसकी त्वचा किसी हाथी के दांत जैसी सफेद थी। शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम फिट, मंत्रमुग्ध करने वाली हंसी और मुस्कान उसकी आकर्षक आभा में चार चांद लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलपरी पानी से निकलकर ऊपर आसमान में उड़ते हुए नृत्य कला कर रही हो। इसके बाद उसने किसी नाचती हुई मोरनी जैसे अपने शरीर से नृत्य करते हुए एक हाथ से इशारा किया। उसके हाथ लहराते ही दूर दूर तक फैले पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं, जो एक बारिश की बूंद के आकार थे, और हजारों लाखों की तादाद में पानी के बुलबुले उन सभी लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। वो सभी लोग हवा में उड़ने लगे और पानी के बुलबुलों की तरफ बढ़ने लगे। वो बुलबुले उनके पास आते आते आकर में बड़े हो गए थे। पानी के बुलबुलों के पास आते ही उन सभी लोगों को उनमें अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई देने लगते हैं। सभी के चेहरों पर जिंदगी प्रदान पानी मिलने की खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। राघव और जिया अपनी माँ की तबीयत ठीक होता हुआ देख सकते थे, जो मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। तनीस किसी बड़े दल का लीडर था, जिसको पूरे TNW साम्राज्य में बड़ा ही सम्मान मिल रहा था। लोग उसके नाम का जयकारा लगा रहे थे। आर्यन अपनी बहन आलिया को ठीक देख खुश था। आलिया उसके साथ बगीचे में खेल रही थी। टायसन भी उड़ते हुए एक बुलबुले के पास पहुंच उसमें खुद को फिर से शक्तिशाली और अपने शरीर को मिलता देख बहुत तेज तेज हंस रहा था। किसी योद्धा को जिंदगी प्रदान पानी के बदले में बड़े दल का रिश्ता आ रहा था, तो किसी को शक्तिशाली खजाने मिल रहे थे। कोई अपनी शक्तिशाली मार्शल टेक्निक लेना चाहता था। उन सभी को लालची कुत्तों की तरह जिंदगी प्रदान पाने के लिए उतावला देख उस रहस्यमय लड़की के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैली हुई थी। इसके बाद जैसे ही उन सभी लोगों ने पानी के बुलबुले को पकड़ा, अगले ही पल एक खौफनाक चिंगाड़ के साथ उन सभी को गहरे गुलाबी रंग के खतरनाक फूलों ने निगल लिया। कुछ ही क्षण में पूरा घास का हरा भरा मैदान एक बंजर भूमि में बदल गया। चारों ओर सुगंधित महक की जगह खून की गंध फैल गई। पीछे बड़े बड़े पहाड़ों की जगह उबलते हुए ज्वालामुखियों ने ले ली। साफ नीले आसमान में काले बादल छा गए, जिनसे धूप की रोशनी की जगह खून जैसे लाल रंग की लाल रोशनी निकल रही थी। रंग बिरंगे फूलों की जगह गहरे गुलाबी रंग के बड़े बड़े खतरनाक जीवित फूलों ने ले ली, जिनके मुंह में नुकीले कांटे दांतों की तरह लग रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी पंखुड़ियां उनके मुंह का काम कर रही थी। वहां मौजूद हर एक योद्धा का आधा शरीर उन खतरनाक जीवित फूलों के मुंह में था और आधा बाहर लटक रहा था, जो सभी योद्धाओं की शक्तियों को सोख रहे थे। उनकी सौल को निगल रहे थे, लेकिन फिर भी किसी योद्धा की आह तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी किसी भ्रम में थे और अभी भी अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे।
आर्यन ने जिंदगी प्रदान पानी के बुलबुले को छुआ नहीं था, जिस वजह से उसको किसी जीवित फूल द्वारा निगला नहीं गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। शायद वो भी भ्रम के जाल में फंसा हुआ था। उसके सबसे नजदीक जो खतरनाक जीवित फूल था वो उसकी शक्तियों को अभी भी दूर से सोख रहा था और उसकी सॉल को निगल रहा था। आर्यन, आर्यन अपनी आंखें खोलो और जल्दी से सुप्रीम गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करो। आर्यन के अंदरूनी दिमाग में उसे अमीरा की आवाज सुनाई दी, जो उसे हड़बड़ी में उठा रही थी। अमीरा की आवाज सुनते ही उसने सुप्रीम गॉड टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करते ही उसकी आंखें खुल गई और उसने तुरंत होश में आते हुए अपनी 2 उंगलियों से सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उस खतरनाक जीवित फूल पर अटैक कर दिया। उसके एक ही वार से वो खतरनाक फूल धमाके के साथ फूट गया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है और यह सब है क्या? आर्यन चारों तरफ के खौफनाक मंजर को देख हैरान दिख रहा था। यह डेविल फूल है। तुम सभी यहाँ आते के साथ ही इनके भ्रम के जाल में फंसने लगे थे। जब तुम इनके जाल में फंस गए तो इन्होंने अपना असली रंग दिखाया और सभी को निगल उनकी शक्तियों को सोखने और सॉल को निगलने लगे। इनके भ्रम की वजह से सभी लोग सपनों में चले जाते हैं। अमीरा ने आर्यन को समझाते हुए कहा, सीनियर, अब मैं इन सभी को जगाऊं कैसे? अमीरा की सारी बातें समझते हुए आर्यन ने जल्दबाजी में पूछा। फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल करके देखो, शायद काम बन जाए, अमीरा ने उपाय देते हुए कहा। इसके बाद आर्यन ने एक पैर पटका और फियोनिक्स फायर की शक्तियों को अपने पूरे शरीर में बहाने लगा। फिर उसने फियोनिक्स सॉल को बाहर निकाला। उसके बाहर आते ही चारों तरफ एक गर्माहट सी महसूस होने लगी थी। फियोनिक्स सॉल की शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसका लाल रंग भी बदलकर किसी इंद्रधनुष की तरह सतरंगी हो गया था। आर्यन के डेविल फूलों की ओर इशारा करते ही फियोनिक्स सॉल उड़ते हुए एक जोर से चिंगाड़ मारती है, फिर अपने मुंह से डेविल फूलों पर आसमान से आग बरसाने लगती हैं। यह कोई आम आग नहीं थी, बल्कि फियोनिक्स फायर थी, जिसके छूते ही सभी डेविल फूल दर्द से चीखने लगते हैं और किसी पटाखे की तरह जलते हुए फूटने लगते हैं। जैसे जैसे डेविल फूल जलकर फूट रहे थे, सभी योद्धा भ्रम से निकलते हुए वापस होश में आ गए थे। जिया, राघव, तनीस और उनके सभी आदमी होश में आ चुके थे। टायसन भी होश में चुका था। डेविल फूलों के फटते ही उनमें से एक गहरे गुलाबी रंग का कोहरा निकलता है और ऊपर आसमान में लगभग कुछ 1000 फुट ऊपर इकट्ठा होने लगता है। तभी वहां किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। हाँ 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 हाँ, आखिर यह हंसने की आवाज किसकी थी? और आखिर पवित्र पहाड़ी जैसी जगह पर यह डेविल फूल कैसे और कहां से आ सकते हैं? पानी से निकली वो जलपरी जैसी लड़की अब किसी खतरनाक डायन की तरह हंस रही थी। उसकी आकर्षक आभा अब कहीं गायब हो गई थी और एक खौफनाक औरा ने उसकी जगह ले ली। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान छाई हुई थी। मैंने सोचा नहीं था इन चिटियों के बीच कोई काबिल योद्धा भी होगा। बच्चे, तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। उसकी सुरीली खौफनाक आवाज वहां गूंजने लगी। कौन हो तुम? आर्यन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे बस वो आवाज सुनाई दी थी। दूसरी तरफ जिया को भी होश आ गया था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए चारों तरफ देखा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? फिर उसने राघव की ओर देख पूछा, जो पास में ही बेहोशी की हालत से उठा था। भाई, क्या हमें जिंदगी प्रदान पानी मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं। वो खड़ा हुआ और अपने आसपास उस खौफनाक मंजर को देखने लगा। यह क्या बला है? उसने फियोनिक्स फायर में जलते हुए डेविल फूलों को देखा। फियोनिक्स बर्ड सॉल ने अधिकतर डेविल फूलों को जला दिया था जिनमें योद्धा फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमजोर योद्धा मारे गए थे, जिनके शरीर अभी भी जलते हुए डेविल फूलों में फंसा हुआ था। उनका एक एक अंग किसी सूखे हुए पत्ते की तरह लग रहा था, जैसे उनकी सारी शक्तियां निचोड़ ली गई हो। ओह माय गॉड, मेरी शक्तियां फिर से हेवनली रियल्म के मिडल लेवल से हेल रियल्म में पहुंच गई है। इन कमीने फूलों ने मेरी सारी शक्तियां सोख ली। आखिर क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान ने आखिर मेरी किस्मत इतनी घाटियां क्यों बनाई हैं? टायसन ने लगभग रोते हुए आर्यन से कहा। कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तुम शक्तियां तो फिर से भी ट्रेनिंग करके प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाती तो क्या होता? आर्यन ने उसे दिलासा दी। फिर वो चलते हुए जिंदगी प्रदान पेड़ के करीब जाने लगता है, जो अब गुलाबी रंग के सुंदर पेड़ की जगह एक भूतिया पेड़ ज्यादा लग रहा था। उसके बगल में एक खून जैसे लाल रंग का चांद था, जिसमें जलते हुए डेबिल फूलों से निकलता हुआ गहरे गुलाबी रंग का धुआं इकट्ठा हो रहा था। आर्यन के पीछे पीछे जिया और राघव भी भागते हुए आ गए थे। डिमन ऑरा। यहाँ इतनी मात्रा में डिमोनिक ऑरा कहाँ से आया? टायसन ने उस लाल रंग के चांद को देख हैरान होते हुए कहा। हैरानी में उसकी आंखें फटकर सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी। यह जिंदगी प्रदान पेड़ भले ही सूखकर लक्कड़ बन गया हो, लेकिन उसकी टहनियों पर जो हल्का सा कोहरा दिख रहा है, उसमें जरूर कुछ बूंदे जिंदगी प्रदान पानी की निकल सकती हैं। आर्यन ने जिंदगी प्रदान पेड़ को देख मन ही मन सोचा, जिंदगी प्रदान पेड़ के इस कोहरे की कुछ बूंदें ही जिंदगी प्रदान पानी से ज्यादा प्योर होंगी। पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, यह डिमोनिक ऑरा बहुत खतरनाक है। अमीरा ने उसे समझाते हुए कहा। शुक्रिया सीनियर, आपने फिर से मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होती शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होता। उसने अमीरा का अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया। जिंदगी प्रदान पानी की जहां 100 बूंदे काम करती, वहां जिंदगी प्रदान पेड़ से निकलने वाली एक बूंद काफी थी। अगर आर्यन उनमें से कुछ बूंद भी प्राप्त कर लेता, वो आलिया के पॉइजन को आसानी से ठीक कर सकता था। मुझे पहले इन टहनियों से कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, उसने सोचा ही था, लेकिन तभी उसकी आंखें छोटी हो गई। सामने दिख रहे लाल रंग के चांद, जिसमें से डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, एक गुलाबी रंग के कपड़े पहनी हुई खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी, बाहर निकली। मैं डिमन लॉर्ड चंडालिका की एक स्पिरिचुअल बॉडी हूँ। मुझे कालिका कहता है। लड़के, तुम अभी भी बहुत जवान हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक फियोनिक्स बर्ड सॉल है। वाक्य यह किसी चमत्कार से कम नहीं, उस लड़की ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद वो गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में बदल आर्यन के चारों ओर घूमने लगी। सुंदर लड़के, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? कालिका ने आर्यन के कान के करीब आकर एक सुरीली मीठी आवाज में कहा। जैसे ही आर्यन ने अपना चेहरा घुमाया, वो फिर से एक गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में बदल उन लोगों के चारों ओर घूमने लगी। क्या बात करनी है तुम्हें? आर्यन ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा। मेरे आसपास घूमने वाली सारी भ्रमित करने वाली बुरी शक्तियां खत्म हो जाएं। इतना कहते ही उसके शरीर से एक निर्वाणा फायर की लहर निकली और कालिका की उस गुलाबी रंग की रोशनी को खुद से दूर कर दिया। कालिका उसे भ्रमित कर एक बार फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती थी, इसलिए आर्यन ने तुरंत अपनी निर्वाणा फायर का इस्तेमाल किया था। वो फिर से उसके जाल में नहीं फंसना चाहता था। निर्वाणा फायर की लहर के अटैक से कालिका फिर से अपनी गहरे गुलाबी रंग की रोशनी को खुद के पास बुला लेती हैं। वो गहरे गुलाबी रंग की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि उसकी डिमोनिक शक्तियां थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो चंडालिका की डिमन किंग स्पिरिट बॉडी कैसे हो सकती हैं? टायसन की आंखें हैरानी से लगभग बाहर निकलने ही वाली थी जब उसने लाल रंग के चांद के पास कालिका को देखा। टायसन, तुम उसे जानते हो क्या? आखिर यह कालिका कौन है और चंडालिका किस बला का नाम है? आर्यन ने जल्दी से टायसन से पूछा, जो उसके कंधे पर बैठा था। टायसन ने उसको बताते हुए कहा, प्राचीन काल में 5 डिमन लॉर्ड्स थे, जो प्राचीन गॉड्स के अस्तित्व को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के डिमॉन्स का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद गॉड्स और डिमॉन्स का युद्ध हुआ, जो एक बहुत ही खतरनाक खूनी युद्ध था। 5 डिमन लॉर्ड्स के नेतृत्व में डिमॉन्स गॉड्स पर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन बाद में किसी तरह सभी शक्तिशाली गॉड्स ने इकट्ठा होकर उन 5 डिमन लॉर्ड्स को 5 अलग अलग महाद्वीपों में सील लगाकर कैद कर दिया। लेकिन इसके कुछ दशकों बाद दक्षिणी महाद्वीप पर सील चंडालिक नाम की डिमन लॉर्ड आजाद हो गई, जिसके बाद उसने महाद्वीप पर कोहराम मचा दिया। चारों ओर उसने खून की नदियां बहा दी थी। एक बार फिर से कुछ प्राचीन गॉड्स ने मिलकर चंडालिका को कैद करने की कोशिश की, मगर इस बार चंडालिका ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने खुद को 5 स्पिरिट बॉडी के हिस्सों में बांट दिया और 5 स्पिरिट बॉडियों को महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। उन 5 स्पिरिट बॉडी का नाम है, पहली चंद्रिका, दूसरी भस्मिका, तीसरी रक्तिका, चौथी वेतालिका और 5वीं है कालिका। चंडालिका की इन 5 स्पिरिट बॉडियों ने एक बार फिर से पूरे दक्षिणी महाद्वीप पर खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया।
प्राचीन गॉड्स ने इन पांचों को पकड़ने के लिए हजारों साल तक संघर्ष किया, तब जाकर इनको कैद किया गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उनमें से एक कालिका यहाँ पर सील है। हे भगवान डॉ, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं आखिर यहाँ आया ही क्यों? टायसन ने लगभग रोते हुए कहा। मुझे तो बस एक डिवाइन पिल चाहिए थी जिससे मैं अपनी शक्तियों और शरीर को वापस पाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था इस पवित्र पहाड़ी में ऐसा कुछ होगा। यह डिमोनिक ऑरा कितना खतरनाक है, कुछ ही पल में शक्तियों को खींच लेता है। आखिर हमें इससे कौन बचाएगा? अब तो प्राचीन गॉड्स का भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। टायसन अपनी किस्मत को कोसते हुए और डर से कांपते हुए बड़बड़ करे जा रहा था। वो किसी बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। इसके बाद आर्यन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वहां अच्छे से देखने लगता है। वो अपनी शक्तियों को जमीन में बहाने लगता है। अगले ही पल आर्यन को कुछ एहसास हुआ। उसने शक्तियों के माध्यम से देखा कि सभी डिमन फूल मरे हुए योद्धाओं के खून और शक्तियों को अपनी जड़ों द्वारा बहाते हुए नीचे जमीन में कहीं ले जा रहे थे। जब उसने उनका पीछा करते हुए देखा तो पाया एक बड़ा सा जड़ों का जंजाल किसी मकड़ी के जाल की तरह जमीन में इकट्ठा हो रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस जड़ों के जंजाल में कोई जीवन पनप रहा हो। ओह माय गॉड, यह किस तरह का दानव है? ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से जिंदा होने वाली है। अगर ऐसे ही उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती रही तो वो जल्द ही जिंदा हो जाएगी, फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। आर्यन ने जमीन के नीचे जड़ों के जंजाल में एक शरीर को बनते हुए देखा था। शायद वो शरीर चंडालिका का था, जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सोखते हुए फिर से जिंदा होना चाहती, जिसमें उसकी मदद यह डेविल फूल योद्धाओं की शक्तियों और खून को सोख जिंदा होने की उसकी स्पीड को तेज कर रहे थे। यहाँ पवित्र पहाड़ी में मौजूद सभी चीजें जो बंजर और खौफनाक हो गई, वो इसी की बदौलत थी, क्योंकि यहाँ की सारी ऊर्जा और शक्तियों को उसने सोख लिया था। शायद जिंदगी प्रदान पानी और जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों को भी उसने सोख लिया होगा। तभी जिंदगी प्रदान पेड़ सूख कर लक्कड़ बना हुआ था और जिंदगी प्रदान पानी का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं था। जिस पानी को सभी जिंदगी प्रदान पानी समझ रहे थे वो केवल साधारण पानी था, जिसको कालिका ने भ्रम पैदा करके जिंदगी प्रदान पानी बना दिया था। इसके तुरंत बाद आर्यन अपनी फियोनिक्स सॉल की मदद से फेदर स्वार्ड अटैक करता है। वो वहां मौजूद चंडालिका को ऊर्जा पहुंचाने वाले स्रोत को बिल्कुल खत्म करना चाहता था, ताकि उसकी जिंदा होने की स्पीड तो कम हो सके। प्राचीन फॉर्मेशन की सुरक्षा के कारण 300 साल से इस पवित्र पहाड़ी में किसी ने प्रवेश नहीं किया था, जिस वजह से चंडालिका अब तक जीवित नहीं हो पाई थी। क्योंकि पवित्र पहाड़ी में जितनी भी ऊर्जा थी उसने सब सोख ली जो उसके लिए कम पड़ रही थी, मगर अब यहाँ योद्धाओं के आने से उसे ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। योद्धाओं को मारकर उनकी शक्तियों और खून को सोखकर उसे पहुँचाने का काम यह सभी डेविल फूल कर रहे थे, जिस वजह से उसके जिंदा होने की स्पीड बढ़ गई थी। इसी स्पीड को बढ़ाने वाले स्रोत डेविल फूलों को आर्यन ने नष्ट करने के लिए अटैक किया था। आर्यन के फेडर स्वार्ड अटैक करते ही हजारों की तादाद में फियोनिक्स सॉल के शरीर से पंख निकलकर स्वार्ड का रूप ले लेते हैं और वो सभी फेदर स्वार्ड किन्हीं आग के गोलों की तरह उन सभी डेविल फूलों पर बरसने लगती हैं। पूरी पवित्र पहाड़ी में डेविल फूलों की चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी थी। फिर पटाखों की तरह फटने की आवाजें सभी के कानों में आने लगीं, जैसे वहां कोई आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन जैसे ही डेविल फूल पटाखे की तरह फूटकर गायब होते, उनमें से एक गहरे गुलाबी रंग का कोहरा निकल उस डिमोनिक शक्तियों से तैयार हुए लाल चांद में जाकर मिल जाता था। कालिका वहां खड़ी बस एक कातिलाना मुस्कान के साथ मुस्कुराई जा रही थी। आर्यन को कुछ तो गलत महसूस होता है जो नहीं होना चाहिए था। भले ही मैं कितने डेविल फूलों को खत्म कर दूं, मगर उसकी शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा और इसके अलावा वो और ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। उसकी शक्तियों से वो एक हेवनली रियर्न के पीक लेवल बंदे को एक बार से हरा सकती हैं। आर्यन ने डेविल फूलों पर अटैक करना बंद कर दिया। हाँ। कालिका एक कातिलाना हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ सुंदर लड़के, अटैक करना क्यों बंद कर दिया? ओह, लगता है तुम्हें एहसास हो गया। वाक्य मानना तो पड़ेगा, तुम एक होशियार योद्धा हो, कालिका ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या आर्यन कालिका को रोक पाएगा चंडालिका को जिंदा करने से? आखिर आर्यन कैसे मुकाबला कर पाएगा प्राचीन काल की लॉर्ड चंडालिका की स्पिरिट बॉडियों से? आखिर क्या होगा आर्यन के इस सफर का अगला पड़ाव?
जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। धन्यवाद। बच्चे, तुमने समझने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हारी शक्तियों को भी अवशोषित कर फिर से पुनर्जन्म लूंगी और एक बार फिर इस दुनिया में खूनी खेल खेलूंगी। हाँ 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 डॉट। कालिका चलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। वैसे मुझे पता नहीं कि मेरी बाकी स्पिरिट बॉडीज कहाँ है और क्या कर रही होंगी। कालिका ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ अपने होठों पर उंगली फिराते हुए कहा। यंग मास्टर डॉट। क्या क्या हमें यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए? टायसन ने घबराहट में अटकते हुए कहा। भाग जाए, आर्यन ने दोहराया। हाँ यंग मास्टर, अगर हम नहीं भागे तो हम सभी यहीं पवित्र पहाड़ी में मारे जाएंगे और फिर यह डिमन स्पिरिट हमारी शक्तियों और खून को अवशोषित कर पुनर्जीवित हो जाएगी। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल पूरी दुनिया में कोहराम मचाएगी और पूरे महाद्वीप को डिमन भूमि बना देगी। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और किसी भी हालत में इस डिमन स्पिरिट को पुनर्जन्म लेकर बाहर जाने से रोकूंगा। आर्यन ने कालिका की ओर उंगली कर निडर होकर कहा। क्या डॉट? क्या आप उसे रोकेंगे? टायसन लगभग हैरानी से उछल गया। यंग मास्टर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन ने उसको पकड़कर अपने सामने से हटाते हुए एक साइड फेंका। मैंने अभी भी जिंदगी प्रदान पानी नहीं लिया है और बिना उसके मैं आलिया की जान नहीं बचा पाऊंगा। उसकी आंखें छोटी हो गई, फिर उसने कालिका की ओर देखते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, तुम कोई भी डिमन स्पिरिट क्यों ना हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ी, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चाहे तुम किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। अगर मेरे प्यारे लोगों पर आंच आई तो मैं भी एक खूनी शैतान बन जाऊंगा। तुम तो फिर भी एक डिमन स्पिरिट हो। आर्यन की गर्जन भरी आवाज वहां गूंजने लगी। ओह ओह छोटे दोस्त डॉट, तुम बहादुर तो बहुत हो, लेकिन तुम बस एक मोर्टल इंसान हो। तुम भला मुझ जैसी डिमन लॉर्ड को पुनर्जीवित होने से कैसे रोक पाओगे? कालिका ने आर्यन की नादानी और मूर्खता पर मजबूरी में सिर हिलाया। उसके ख्याल से आर्यन जैसे एक मोर्टल इंसान को पहले वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए था, लेकिन वो तो भागने की जगह उस जैसी डिमन लॉर्ड स्पिरिट के सामने बहादुरी दिखा रहा था। कालिका के लिए यह किसी हास्यास्पद मजाक से कम नहीं था। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मेरे एक हमले का मजा चखो। इसके बाद कालिका हंसते हुए उड़ने लगती हैं। अंधेरा का चांद जब आसमान को ढक ले, नदियों और पहाड़ों को दूषित कर दे, तब तब कालिका का प्रचंड लहराएगा। इतना कहते ही उसके पीछे डिमोनिक ऊर्जा से तैयार लाल रंग के चांद से गहरे गुलाबी रंग का कोहरा निकलता है और एक शक्तिशाली मगर खतरनाक रोशनी में बदल आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसी 5 रोशनियों की एक बाद एक निकल आर्यन पर अटैक करने जाती हैं। मेरे पास गॉड्स की टॉम का सहारा है, जिनकी मदद से शायद मैं इसके सामने टिक पाऊं। इसके बाद वो उन खतरनाक रोशनियों से बचने के लिए अपने चारों ओर एक कवच तैयार कर लेता है। गहरे गुलाबी रंग की खतरनाक काली ऊर्जा से भरी रोशनियां उस कवच से आकर टकराती हैं। उनके कवच से टकराते ही वो एक धमाके के साथ फूट जाती हैं, लेकिन उनके फूटते ही चारों ओर एक काले रंग का खतरनाक कोहरा फैलने लगता है। आखिर यह क्या है? इस काले रंग के कोहरे में इतनी डिमोनिक खतरनाक काली शक्तियां क्यों महसूस हो रही है? उस काले रंग के खतरनाक कोहरे को फैलता देख जिया तुमरत अपनी नाइटिंगेल बर्ड की फायर से एक कवच तैयार कर लेती हैं, जिसकी मदद से वो उस कोहरे से बच जाती हैं। अगर यह डिमोनिक कोहरा हमसे टकरा गया तो हम तुरंत अपना आपा खो बैठेंगे। राघव और बाकी सभी लोग भी उस कोहरे से बचने के लिए कवच तैयार कर लेते हैं। चारों ओर काला कोहरा फैल गया। आसमान में काले बादल छा गए, जिनमें बीच बीच में बिजलियां भी गड़गड़ाने लगी थी। सभी लोग अपने अपने कवचों को टूटने से बचाने के लिए उनमें जल्दी जल्दी शक्तियां भर रहे थे। अंधेरा का तालाब, परछाइयों की दुनिया। डेविल फूलों धरती से निकल आसमान को ढक लो, कालिका की कड़क आवाज वहां गूंजने लगी। अगले ही पल वहां पूरा दृश्य बदल गया। काला रंग का कोहरा कहीं गायब हो गया। आसमान में छाए काले बादल लाल रंग की लालिमा में छा गए। धरती के ऊपर अजीबोगरीब लाल रंग की घास उग आई। इसके अलावा हजारों की तादाद में गहरे गुलाबी रंग के डेविल फूल भी फिर से उग आए।
इस दृश्य को देख आर्यन के साथ साथ सभी दंग थे। ओह माय गॉड, यह डिमन लॉर्ड स्पिरिट तो प्राचीन गॉड्स के पैंतरे भी जानती हैं, इसको काला जादू भी करना आता है। टायसन ने हैरान होते हुए चिल्लाया। डिमन एक ऐसी प्रजाति है जो तेज दिमाग और खूनी ताकतों के लिए मशहूर है। इंसानों की खूनी ताकतें कमजोर होती हैं, लेकिन डिमन इंसानों की तरह जादुई ताकतों का यूज नहीं कर सकते। मगर कालिका के इस अटैक को देख लग रहा था जैसे वो काला जादू करने में महारत हासिल कर चुकी हैं। काला जादू भी एक तरह से जादुई टेक्निक है, मगर इंसानों की दुनिया में वो निषिद्ध है। कालिका ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिसके बाद हजारों की तादाद में डेविल फूल्स मीन से जड़ों समेत निकल हवा में उड़ने लगे, जैसे उनके पास उड़ने की शक्तियां आ गई हो। कालिका ने फिर उसी एक हाथ से अजीब तरह से साइन बनाया, जिसके तुरंत बाद सभी डेविल फूल चीखते चिंगाड़ते हुए आर्यन और बाकी सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगे। हजारों की तादाद में डेविल फूलों को अपनी तरफ बढ़ता देख सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन इसके बाद सभी ने अपनी शक्तियां इकट्ठा की और हथियार निकाल उन सभी से भिड़ने लगे। भले ही इस कालिका नाम की स्पिरिट बॉडी पर लॉर्ड चंडालिका जैसी शक्तियां नहीं है, मगर फिर भी उसकी शक्तियां डिवाइन रियल्म की हैं, और ऊपर से यह काला जादू की टेक्निक। हाँ, मैं इस दुनिया में ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूँ, टायसन ने लगभग डर से कांपते और रुआंसी आवाज में कहा। उसे मरने से बहुत डर लगता था, लेकिन हास्यास्पद बात तो यह थी वो पहले से ही मरा हुआ था। गरुड़ पक्षी के रूप में तो बस उसकी स्पिरिट थी। किसी कारण उसका शरीर बहुत पहले नष्ट हो गया था, जो अभी भी एक रहस्य था। काला जादू टेक्निक। आर्यन ने एक डेविल फूल की गर्दन को बर्निंग स्वार्ड से उड़ाते हुए दोहराया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ। इसकी शक्तियाँ भले ही ज्यादा हों, लेकिन मेरे पास भी गॉड पैटर्न है। इतना कह आर्यन एक और डेविल फूल की गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद आर्यन अपनी बर्निंग स्वार्ड उठाता है और प्रिजन वॉइड पैटर्न यूज करता है। उसके माथे पर पीली रोशनी में चमकता हुआ एक पैटर्न उभर आया था, जो प्राचीन शब्दों से बना हुआ एक गोल आकार का पैटर्न था। प्रिजन वॉइड पैटर्न वही पैटर्न था जो आर्यन को कुछ समय पहले टॉम रिफाइन करने पर मिला था, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आया था। उस समय आर्यन की शक्तियां इसे समझने के लिए बहुत कम थी, लेकिन अब जब आर्यन हेवनली रियल में पहुंच चुका था, वो इस पैटर्न पर महारत तो नहीं, लेकिन अच्छे से समझकर इस्तेमाल कर सकता था। प्रिजन वॉइड पैटर्न एक्टिवेट होते ही वहां मौजूद सभी के सभी डेविल फूल प्राचीन शब्दों के गोलों में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी अपनी अपनी जगह पर ही किसी कैदखाने में फंस गए हों। क्या यह किस तरह का खतरनाक पैटर्न है? टायसन आश्चर्यचकित था। उसने पहले आर्यन को इस पैटर्न का यूज करते नहीं देखा, यहाँ तक कि बर्फीली मकड़ियों जैसे आदमखोर प्राणियों से लड़ते वक्त भी नहीं। वाह! यह किस तरह का खतरनाक ऑरा है? इसकी शक्तियों को देख लग रहा है जैसे यह एक सुप्रीम पैटर्न है। जिया भी उस पैटर्न की शक्तियों को महसूस कर दंग थी। ऐसा ही कुछ हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था, यहाँ तक कालिका की भौहें भी सिकुड़ गई थी। इसके बाद आर्यन ने फिर से प्रिजन वॉइड पैटर्न का यूज किया, लेकिन इस बार उसका निशाना कालिका थी। आर्यन की एक हथेली से पीली रोशनी में चमकते हुए प्राचीन शब्दों का जंजाल निकला और किसी बिजली की स्पीड में जाते हुए कालिका को पलक झपकते ही कैद कर लिया। यह किस तरह की कैद करने की शक्तियां हैं? कालिका ने प्राचीन शब्दों की कैद से निकलने की कोशिश करते हुए सोचा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। कहीं यह शक्तियां किसी गॉड की तो नहीं? लेकिन उसके पास डिवाइन औराना के बराबर है, जिसका मतलब यह किसी गॉड का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। आर्यन किसी गॉड का पुनर्जन्म। एक पल के लिए कालिका दंग थी, लेकिन फिर उसको यह एक बेतुका हास्यास्पद ख्याल लगा। वाक्य यह एक प्रिजन वॉइड पैटर्न कहलाने लायक है, जिसकी गॉड लेवल शक्तियां इस दुनिया की हर एक चीज को कैद कर सकती हैं, भले ही वो पहाड़ हो या नदियां। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जो इसके जाल में फंसने से बच जाए। आर्यन ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की शक्तियों को देख सोचा। प्रिजन वॉइड पैटर्न की एक कमजोरी भी थी, वो केवल किसी को कैद कर सकता था, उस पर अटैक कर मार नहीं सकता था। इसी वजह से अभी तक ना कोई डेविल फूल मरा ना ही कालिका, वो केवल कैद थे। आर्यन ने फिर स्काई मेल्टिंग पैटर्न यूज किया, जिसका यूज करते ही वहां खतरनाक शक्तियों की लहर चारों ओर फैल गई। शक्तियों की इस लहर से वहां धरती कांपने लगी थी। एक और गॉड लेवल पैटर्न। यह लड़का किसी मोर्टल इंसान कहीं ज्यादा अधिक है।
कालिका ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न की शक्तियों को देख सोचा। कालिका की आंखें सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर अब गंभीर भाव दिखने लगे थे। उसने फिर अपनी डिमोनिक शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर जहां उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा था, वहां से कुछ डिमोनिक शक्तियां निकल कालिका के शरीर में जाने लगी। उनको अवशोषित करने के बाद कालिका के चेहरे पर एक बड़ी सी कातिलाना मुस्कान फैल गई। इतनी ज्यादा तादाद में डिमोनिक शक्तियां सोखने से उसकी शक्तियां पहले से और अधिक बढ़ गई। इससे पहले आर्यन का स्काई मेल्टिंग पैटर्न पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाता, कालिका ने डिमोनिक शक्तियां यूज कर प्रेजन वॉइड पैटर्न की कैद को तोड़ दिया। उसके टूटने से वहां शक्तियों का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी लहर से आर्यन का शरीर एक कदम पीछे हट गया। मेरी शक्तियां अभी बस हेवनली रियल्म के लो लेवल पर है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से प्रेजन वॉइड पैटर्न की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्यन ने प्रेजन वॉइड पैटर्न की कैद से कालिका के छूटता देख सोचा। दूसरी तरफ कालिका जैसे ही उन शब्दों के जंजाल से छूटी, उसने गुस्से में अपना एक हाथ लहराया। इस वक्त उसको आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह गुस्से ने ले ली थी। कालिका के हाथ लहराते ही प्रेजन वॉइड पैटर्न की कैद में डेविल फूल भी आजाद हो जाते हैं। उन डेविल फूलों को फिर से आजाद होता देख जिया, राघव और बाकी सभी योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। कालिका ने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली हिलाई। उसके उंगली हिलाते ही आर्यन के करीब 10-12 डेविल फूल उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन आर्यन इसके लिए तैयार था। उसने बर्निंग स्वार्ड से एक वार किया और उन सभी 10-12 डेविल फूलों की गर्दन को उड़ा दिया। आखिर क्या रहस्य है टायसन के शरीर नष्ट होने के पीछे? क्या आर्यन बच पाएगा उस खतरनाक डिमन लॉर्ड स्पिरिट कालिका से? आखिर क्या होगा आर्यन के इस खौफनाक सफर का अंजाम? उन 10-12 डेविल फूलों की गर्दन उड़ाने के बाद आर्यन हवा में उड़ने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी बर्निंग स्वार्ड पकड़ एक बार फिर से स्काई मेल्टिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया। स्काई मेल्टिंग पैटर्न एक्टिवेट होते ही उसके माथे पर एक पीली रोशनी में चमकता हुआ प्राचीन भाषा में स्काई शब्द लिखा हुआ नजर आता है, जो पवित्र पहाड़ी में बसी धरती और स्वर्गीय ऊर्जा को सौख रहा था। उसके ऊर्जा सोखने से आर्यन के शरीर में बेतहासा शक्तियां बहने लगी। आर्यन की बर्निंग स्वार्ड भी पहले से ज्यादा शक्तियां बहने से एक पीली रोशनी में चमकने लगी थी, जिसमें बीच बीच में ट्रू फायर की झलक भी दिखाई पड़ रही थी। आर्यन की शक्तियों को बढ़ता देख कालिका का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर दिखने लगा था। वो किसी भी हालत में आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक डिमोनिक ऊर्जा का गोला उसके हाथ से निकला, जिसमें बेनतहा शक्तियां भरी हुई थी। उसने फिर डिमोनिक ऊर्जा के उस खतरनाक गोले से आर्यन पर हमला किया। दूसरी तरफ आर्यन की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी तरफ आते डिमोनिक ऊर्जा के गोले को देखा और भावहीन चेहरे के साथ